जी, तो अब Call is हम now being recorded. ये है हमारा टॉपिक आज का, सर्कुलर इकोनॉमी पे। ये टॉपिक हमने हमारी एक मेकअप क्लास थी, हमारे ये डिप्लोमा इन क्लाइमेट एक्टिविज्म की एक क्लास मिस हो गई थी। तो उसमें हमने ये टॉपिक खास तौर पे इसलिए रखा कि इत्तेफाक से मुझे कुछ जगहों पे जाना पड़ा। यही ऐसे प्रोग्राम जो हुए थे सर्कुलर इकोनॉमी पे, तो वो बड़ा एक इसको पार्शली कवर कर रहे थे, इसको बड़े कैनवस के ऊपर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के साथ नहीं देख रहे थे। वो इस वजह से भी नहीं देख रहे थे कि जो इस पे लेक्चर्स दे रहे हैं आजकल वो ज़्यादातर इन्वायरमेंटल साइंसेज, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो एक्सपर्टीज रखते हैं या क्लाइमेट पॉलिसी के हवाले से वो लेक्चर देते हैं। बहुत कम लोग हैं, अगर हैं तो शायद मैं वाकिफ नहीं हूँ, इस्लामाबाद बेस्ड ज़्यादा होंगे, कराची में नहीं होंगे। हमारा ये इदारा कराची बेस्ड है ऑनलाइन, लेकिन जो लोग काम करते हैं उसमें कराची के रहने वाले हैं, इस वजह से शायद कराची में नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी नहीं मिले, तो एक दो जगह पर टेक्निकल साइड से इस लेक्चर को दिया गया, तो हमने सोचा नहीं, इसको हम इकोनॉमिक बैक पर्सपेक्टिव के साथ जो है ना इसको बयान करेंगे, तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी एक नया सब्जेक्ट ले लेंगे, अपने इसमें कोर्स के अंदर सीख लेंगे, कुछ समझ लेंगे। और जो हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनके लिए भी हमने ओपन कर दिया ताकि वो भी आके इसका एक हमारे हिसाब से जो पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है वो भी दें। तो ये इसकी तमहीद है। दूसरे नंबर पर इसकी वजह यह है, इसको हमें सीरियसली इसलिए लेना है सर्कुलर इकोनॉमी को, क्योंकि इससे पहले ऐसा होता था कि कोई भी चीज, कोई भी नया कोई सिस्टम आता था, कोई रूल आता था, कोई मेथड आता था, तो उसको पहले जो है यूरोप फॉलो करता था। उसके बाद जो है जब वहां पर अच्छा खासा इस्टेब्लिश हो जाता था, उसके बाद जो है वो आता था हमारे ग्लोबल साउथ में या तरक्की पजीर ममालिक में। सिवाय इकोनॉमिक सिस्टम के, इकोनॉमिक सिस्टम हमेशा रिएक्टिव होते हैं। मतलब एक पहले एक इकोनॉमिक सिस्टम था जो कि प्योरली बार्टर सिस्टम पे चलता था। अब हम शुरू कर दे रहे हैं बाकायदा लेक्चर। बार्टर सिस्टम पे चलता था कि तुम मुझे गंदम दो, हम आपको अपना जवार देंगे या हम आपको सब्जियां देंगे। इस तरह से एक चीज के बदले दूसरी चीज ली और दी जाती थी। जैसे ये मॉनेटरी टर्म में वैल्यू को मेजर करना शुरू कर दिया हमने, कि करेंसी हमने बना ली, जो कि पहले अशरफियों की शक्ल में होती थी, उससे पहले नमक की शक्ल में होती थी, जो सबसे पहले जो मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी होती थी वो करेंसी बन जाया करती थी, कि वो हर जगह चलती थी दुनिया में। तो एक दौर था कि नमक की बड़ी किल्लत थी, तो इसी वजह से उसको साल्ट को फिर सैलरी के नाम से, जो सैलरी लफ्ज आया वहीं से आया। तो लेकिन जब बाकायदा कॉइन, ये जो मेटल करेंसी और पेपर करेंसी आ गई, तो इसके बाद बाकायदा सिस्टम बनने लगे। तो पहला सिस्टम तो वही बना जिसको बेंच पे बैठकर कुछ लोग जो है ये करेंसी दिया करते थे लोगों को सूद के ऊपर। और वो जाहिर है खास एरिया के लोग होते थे, जिसको आप कहते हैं स्कॉटलैंड, वहां पर ये ज्यादा बिजनेस होता था। और वो जो है बेंच पे बैठ के और ये करेंसी उधार देते थे लोगों को कि तुम अपनी जरूरियात पूरी कर लो, और तुम्हारे जो कमोडिटी और गुड्स हैं वो जब तुम बेचोगे और उससे तुम्हें जो करेंसी वापस मिलेगी, तो कुछ करेंसी ज्यादा मिलाकर हमें वापस कर देना, जिससे सूदी निज़ाम शुरू हुआ और बैंकिंग का सिस्टम शुरू हुआ। और उसके बाद बैंकिंग का सिस्टम शुरू हुआ, तो बैंकिंग के सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए क्या आया, मार्केट इकोनॉमी आई, मतलब कैपिटलिज्म आया, कि जिसके पास अदा करने की, कीमत अदा करने की ताकत और कुव्वत है, वो ज्यादा अच्छी चीजें ले सकेगा, वो ज्यादा चीजें ले सकेगा। ये मार्केट इकोनॉमी के जिसको कहते हैं हम, कि डिमांड और सप्लाई जो है वो प्राइस को डिटरमिन करती हैं, और जितनी कम सप्लाई होगी उतनी जो है ज्यादा प्राइसेस होंगी, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा प्राइसेस होंगी। और उसको डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के जहां पर कट करेंगे, कर्व उनका कहलाता है, वहां पे जो है ना प्राइस डिटरमिन हो जाएगी। ये है बुनियादी तस्वुर इकोनॉमिक सिस्टम का, जो कि कैपिटलिज्म पहले शुरू हुआ, जो बड़े मतलब अपने असल वजूद में सामने नहीं आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल गया कि ये तो वो वाला सिस्टम है जिससे जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो ज्यादा खुशहाल है, जिनके पास कम पैसे हैं वो जो है हैंड टू माउथ बिल्कुल लिमिटेड। उसके रिएक्शन में फिर जो है ये सोशलिज्म या कम्युनिज्म आया, जो कि उसके थॉट्स तो इनिशियली जर्मनी और इंग्लैंड के दो अफराद ने दिए थे, फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने। लेकिन उसके बाद जो उसको इम्प्लीमेंट किया गया वहाँ, वो किया गया इधर ईस्ट में, हमारे रशिया में, चाइना में, इस वजह से किया गया, और कुछ लैटिन अमेरिका में, लेकिन वो रूस के बाद हुआ। वो इस वजह से हुआ कि वहां पर इस्तेहसाल ज्यादा था, मतलब पैसों की जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ थी वो कुछ लोगों के पास थी बहुत ही ज्यादा।
एक तबकाती फर्क जिसको कहते हैं ना, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, वो बहुत बड़ी थी। गैप था क्लासेस में गैप था, एक तो अमीर तरीन थे और एक बहुत गरीब तरीन। तो वो गरीब तरीन थे, उनको शऊर दिला के, उनको एहसास दिला के ऐसा ऐसा जो है ये जो है सोशलिज्म या कम्युनिज्म जो है उसको जो है मुतारफ कराया गया, और उसने काम भी किया, वहां पर इनकलाबात भी आए। लेकिन कुछ अरसे बाद, कुछ अरसे से मतलब 100 साल या 50 साल से 100 साल के दरमियान में पता चल गया ये सिस्टम जो है वो अपने आज़ाद जो वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के तहत नहीं चलता है। मतलब ये चलाने वाले कुछ लोग होते हैं जो प्राइस को रोक के रखते हैं, डिमांड को रोक के रखते हैं, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट होती है। वो लोग रोक के रखते हैं ताकि सबको जो है अशिया मिल सके, उनको एक फिक्स्ड, उनके लिए एक राशनिंग कर दी जाती है कि इतनी चीजें तो वो लेते ही रहेंगे ज्यादा। तो ये था रिएक्टिव इकोनॉमिक सिस्टम। अब दूसरा ये रिएक्टिव इकोनॉमिक सिस्टम आया। देखिए खास बात ये भी कैपिटलिज्म के रिएक्शन में आया कि वहां पर कैपिटलिज्म ने क्या किया, कैपिटलिज्म ने वहां पर ये होता है कि वो पैसा कमाने की दौड़ में इतना लगे रहते हैं कि उनके लिए जितना भी पैसा आ जाए वो कम होता है। उसकी वजह ये नहीं है कि वो अपने जेबों में डालते हैं, वो और ज्यादा वैरायटी लेकर आते हैं चीजों में, क्वालिटी रेंज बढ़ाते हैं, प्रोडक्ट रेंज बढ़ाते हैं, इनोवेट करते हैं। रोटी थी खाली, रोटी से पिज्जा आ गया, तो पिज्जा से बर्गर आ गया, तो बर्गर से फिर और उससे भी एडवांस चीजें आती जा रही हैं। ये वजह यही है कि इनोवेट करते गए वो, और उसके जरिए उन्होंने ज्यादा अर्न करने लगे। जो ज्यादा अर्न करने लगे वो, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चल गया कि इस कैपिटल मार्केट इकोनॉमी को चलाने के लिए यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को खर्च करने की तरकीब दी जाए। तब फिर ये ब्रांडिंग शुरू हुई, तब फिर ये फाइनेंसिंग, स्पॉन्सरशिप, टेली मार्केटिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीजें उसके बाद हुई। स्टेटस सिंबल बताया जाने लगा, ये चीज हो तो आप हायर स्टेटस के हैं, ये चीज हो। फिर वो स्टेटस सिंबल रिस्पेक्ट सिंबल में चेंज हो गया, कंज्यूमरिज्म ने सबको लूट लिया। फिर उसके बाद ये आए, दौर आया सुपर स्टोर्स, वन विंडो शॉपिंग, वन प्लेस शॉपिंग जब आई, तो उन्होंने फिर उसके अंदर भी अपनी एक साइंस लगाई कंज्यूमरिज्म को बढ़ाने के लिए। वो चीजें जिनकी आपको जरूरत नहीं है, आपने देखा होगा सुपर स्टोर पे पहले रखी हुई होती, वो चीजें जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो आखिर में रखी हुई होती है, जिनको ग्रोसरी कहते हैं, अनाज कहते हैं। ये जब आप निकलने लगते हैं तब आपको कहा जाता है चलो ये भी लेके जाओ, क्योंकि इसके बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकते। और लेकिन उसके बगैर आप जो है प्राउडली नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो ये वजह थी कि इसके रिएक्शन में फिर लोगों ने जब देखा कि ये तो रिसोर्सेज को इतनी तेजी से खत्म कर रहा है कि अब जो है जरूरत है कि इन रिसोर्सेज को कंटेन करने के लिए, रोकने के लिए हम जो है शुरू करें कोई ऐसा सिस्टम जिसके जरिए रिसोर्सेज कम से कम हो सके। तो ये है बुनियाद सर्कुलर इकोनॉमी। और उससे पहले हम थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर कि इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है। इकोनॉमिक्स का बेसिक मकसद ये होता है कि वांट्स अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड। ये शुरू में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था उस वक्त एक एडम स्मिथ था, बाबा ए माशियात, उसने ये तारीफ पेश की थी कि वांट्स जो है अनलिमिटेड है। उसके बाद दूसरे भी आए थे, रॉबिन्स और मार्शल, दो बड़े इकोनॉमिस्ट। इन तीनों ने मिलकर लुब्बे उसका ये था कि आपके रिसोर्सेज कम है और वांट्स ज्यादा हैं, तो आपको ये तय करना है कि क्या चीज पहले प्रोड्यूस की जाए, वो कैसे प्रोड्यूस की जाए कि वो कम से कम कीमत में हो ताकि उसकी कीमतें कम हो, और वो कब प्रोड्यूस की जाए, मतलब हर वेदर, हर सीजन की, हर रीजन की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से। और फिर वो किसके लिए प्रोड्यूस की जाए, जाहिर है उनके लिए की जाए जो कि उसको पे कर सकते हैं। तो ये पूरा फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इस तरह से होता था। इसको सर्कुलर मत समझ लेना आप, सर्कुलर तो हम आगे आएंगे। ये मतलब ये पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इसी तरह से घूमती रहती है। इसमें ये कहीं भी नहीं है कि उसका वेस्ट का क्या होता था। ये सारी हम एक्टिविटी बता रहे हैं कि गवर्नमेंट होती थी, वो रेगुलेशंस बनाती थी कि ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इस तरह से होगी, फिर वो प्रोडक्शन होलसेलर के पास जाएगी, फिर रिटेलर के पास जाएगी, बिजनेसेस के पास जाएगी। फिर गवर्नमेंट ने ये कहा कि जी गवर्नमेंट को जो बिजनेसेस होंगे वो जो है इनसे फाइनेंशियल मार्केट से लोन्स भी ले सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। फिर उसके बाद ये बताया गया कि हाउस होल्ड जो है, वो हाउस होल्ड जो है वो टैक्सेस के जरिए गवर्नमेंट को पे करेंगे ताकि उन पैसों के जरिए वो बिजनेसेस को सब्सिडी दे सकें, फैसिलिटेट कर सकें, इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, होलसेल के लिए, और
रिटेल के लिए, ये सारी चीजें। और ये गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इनकी ये डिमांड्स आई हाउस होल्ड की तरफ से, और ये सप्लाई इन्होंने पूरी की, और ये जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के एक पॉइंट पे एग्री हो गई, वो प्राइस डिटरमाइन किया। ये टोटल जो है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी टोटल ये होती है, जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब हम गवर्नमेंट साइड को पढ़ेंगे तो इसको हम जो है पब्लिक फाइनेंस कहते हैं, बिजनेस साइड को पढ़ेंगे तो हम मैक्रो इकोनॉमिक कहते हैं, हाउस होल्ड साइड को पढ़ेंगे तो हम माइक्रो इकोनॉमिक कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स को पढ़ेंगे तो हम फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये फिर अलग अलग ब्रांचेस होंगे। टोटल इकोनॉमिक्स जो है ये इस तरह से चलता है कि गवर्नमेंट सिस्टम बनाएगी, बिजनेसेस सिस्टम के तहत प्रोडक्शन करेंगे, उसके लिए फाइनेंशियल मार्केट से पैसे लेंगे, और फिर वो फरोख्त करेंगे इधर कौन सी इस मार्केट के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज की। इस मार्केट में ये हाउस होल्ड आएंगे और ये इस मार्केट से खरीदेंगे। वो टेंजिबल मार्केट नहीं होगी, मतलब ये खरीदो फरोख्त को जो है ना मार्केट कहते हैं इकोनॉमिक की दवा। और ये फिर हाउस होल्ड जो है ये इस बिजनेसेस को क्या देंगे, लेबर कैपिटल ये चीजें भी देंगे, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज, ये सारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का। उसके बाद अब हमारा ये पॉइंट आता है कि सर्कुलर इकोनॉमी की जरूरत क्या पड़ी। अब तक तो हम यही सुनते आते थे ना कि जी आप कचरा कम से कम करें, कचरा करें तो उसको जो है इस्तेमाल करें दोबारा से, कोई टी शर्ट है तो उसको जो है वो मॉब बना लें, इस तरह की बातें। वो सारा कुछ माइक्रो लेवल के ऊपर हो रहा था, जब इतना ज्यादा संगीन नहीं हुआ था इन्वायरमेंट का, क्लाइमेट चेंज का मसला। क्लाइमेट चेंज शुरू हो गया था लेकिन उसका इतना ज्यादा रियलाइज नहीं किया गया था, और इन्वायरमेंट का था तो उस इन्वायरमेंट में ज्यादातर माइक्रो सोल्यूशंस दिए जाते थे उस दौर, कि प्लांट्स लगाएं, पानी को जाया ना करें वगैरह वगैरह। लेकिन जब जैसे ही ये क्लाइमेट चेंज आया तो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट बनता है ये कलेक्टिव पूरी दुनिया में एक साथ बन रहा है। जीएचजी एमिशंस कोई भी करे, एक मुल्क करे या सारे मुल्क करें, वो अगर जीएचजी इफेक्ट को ज्यादा इंटेंस करता है तो उसका इम्पैक्ट सारी दुनिया पे होगा, क्योंकि वो हर जगह गर्माइश पहुंचेगी। तो इस वजह से फिर कलेक्टिव एक्शन की बात हुई। कलेक्टिव एक्शन की बात हुई तो वो बातें जो हमें माइक्रो लेवल पे कहा जा रहा था, अब हमें कहा गया मैक्रो लेवल पे काम करना। माइक्रो से हम कैसे आ गए फौरन से, हम माइक्रो पे इधर हाउस होल्ड को कहते थे कि आप कचरा कम करें, चीजों का एहतियात से इस्तेमाल करें, अच्छी क्वालिटी की चीजें लें, कंज्यूमरिज्म की तरफ ना जाए। अब जब कलेक्टिव एक्शन की बात हुई तो हमने कहा एक एक फर्द को, 8 अरब लोगों को ये मैसेज देने के बजाय क्यों ना कोई 1 करोड़ या 2 करोड़ जो बड़े बिजनेसेस हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो इधर बिजनेस पे हैं, क्यों ना इनको ये कहा जाए कि ये जो है इसके ऊपर करें। ठीक है जी, ये मैं देख नहीं पाया था कि आपको प्रेजेंटेशन नजर नहीं, ठीक है ना। तो ये है सिलसिला। अब फिर नजर नहीं आ रहा आपको, दोबारा से लेता हूँ। अब हाँ ठीक है। ठीक है जी, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इस तरह से कुछ बनता है कि इसमें गवर्नमेंट है, बिजनेसेस हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, हाउस होल्ड हैं। हाउस होल्ड को अगर हम देखते हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमी है, बिजनेसेस मैक्रो इकोनॉमी है, गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंस है, ये मार्केट इकोनॉमी है, और फाइनेंशियल मार्केट्स फाइनेंशियल इकोनॉमी। ठीक है जी, ये सारी एक्टिविटीज इस तरह से होती है। गवर्नमेंट रूल्स ये मैं बता चुका, ये आप एक नज़र इसको भी देख लें। अब हम आते हैं इसके ऊपर, जो हमें अब जब सर्कुलर इकोनॉमी की जरूरत महसूस हुई, इस वजह से हुई कि लोगों से कह कह के आप वेस्ट को कम नहीं कर सकते, लोगों को कह कह के आप कंज्यूमरिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि चीजें आएंगी मार्केट में तो लोग खरीदेंगे। चीजों की पैकेजिंग ज्यादा होगी और अच्छी चीज होगी, लोग पैकेजिंग की परवाह नहीं करेंगे। लोगों को कन्वीनियंस मिलेगी, जैसे प्लास्टिक के बैग से मिल रही है, तो लोग कहेंगे इतना ही कन्वीनियंट, इतना ही सस्ता कोई अल्टरनेट दो, अदरवाइज हम स्विच नहीं करेंगे। और वो नहीं कर रहे हैं, खासतौर पर ग्लोबल साउथ में तो बिल्कुल स्विच नहीं कर रहे हैं, सिवाय इसके कि कुछ ममालिक हैं जहाँ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब कायदे कानून की सख्ती है, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में, तो वहां पर कुछ कंट्रोल हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है।
तो फिर ये सोल्यूशन लाया गया कि जी ये जो मैक्रो इकोनॉमी है, जहां से चीजें पैदा होती हैं वहां से ही कंट्रोल किया जाए, जिसको इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये सबसे पहला पॉइंट हो सकता है आपको नजर ना आए, ये गवर्नमेंट है, ये रेगुलेटर है। रेगुलेटर ही बात को शुरू करती है। गवर्नमेंट रेगुलेटर ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट बना दी। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट में ये सब चीजें आ जाती हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मतलब रॉ मटेरियल के रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, रॉ मटेरियल के लिए एक मार्केट बना दी, उसकी एक्सट्रैक्शन एक्सकेवेशन कैसे होगी, कौन लोग निकालेंगे, वो क्या करेंगे। तो ये रॉ मटेरियल सप्लायर जो है वो एक तबका पैदा हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने रेगुलेशंस और टैक्सेस बना दिए कि जो भी कुछ सेल करेगा उसका जो प्रॉफिट होगा उसमें से उनका भी गवर्नमेंट, क्योंकि ये फैसिलिटेशन कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कर रही है, तो ये उसका हिस्सा होगा। ये सारी चीजें, फिर ये मैन्युफैक्चरर्स आए, मैन्युफैक्चरर्स ने प्रोड्यूस की चीजें फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर ये प्रोडक्ट्स जो है ये रिटेलर्स के पास आए, रिटेलर ने जवाब में इनको प्राइस पे किया जो उनका रेवेन्यू हो गया। फिर रिटेलर्स ने जो है वो गुड्स सोल्ड की कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर्स ने उनको पेमेंट्स की पहले डिमांड की ताकि रिटेलर से उनको चीजें मिले, और फिर उनको प्राइस पे की, तो ये उनका रिटेलर का जो है रेवेन्यू हो गया। फिर कंज्यूमर ने क्या किया, कंज्यूमर ने कुछ पैसे सेव किए, कुछ पैसे जो है वो खर्च किए, तो वो फिर दोबारा से मार्केट के अंदर जो है उन्होंने डिमांड क्रिएट की, और कुछ पैसे जो है इन्वेस्ट किए तो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुई। फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुई तो फिर ये फाइनेंशियल मार्केट से ये पैसे फिर दोबारा से गए कहाँ पर, मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर ने दोबारा से चीजें बनाई, और फिर ये लेबर फोर्स जो है ये भी कंज्यूमर्स के जो पॉपुलेशन है उससे इनको लेबर फोर्स मिली, और ये फाइनेंशियल मार्केट से कैपिटल मिला। ये इस तरह से सिस्टम चल रहा था। इसमें कहीं भी ये नहीं था कंजम्पशन को कंट्रोल किया जाए। कंजम्पशन को, कुछ माइक ऑन हो गया है, माइक काइंडली बंद कर दो। कंजम्पशन को सपोर्ट मिली, ठीक है ना भाई, एक माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दे प्लीज। हाँ ठीक है जी। कंजम्पशन को सपोर्ट को कंट्रोल करने की कोई बात नहीं की गई, वेस्ट मिनिमाइजेशन करने की कोई बात नहीं की गई। वो फिर इन्वायरमेंटल लॉज आए जो कि बाकायदा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो 2000 नहीं 1972-73 में यूनेप बना, फिर यूएस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बनी। तो वो भी जो है बिल्कुल स्टैंड अलोन बेसिस पे फैक्ट्रीज को मॉनिटर करते रहे, रेगुलेट करते थे। कोई ब्लैंकेट पॉलिसी, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आती थी जिसके जरिए आप कंज्यूमरिज्म को, वेस्ट जनरेशन को, जीएचजी एमिशंस को, इनको कंट्रोल करें। आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जब क्लाइमेट चेंज का मामला आया तो फिर उसके बाद बहुत तेजी से लोग बढ़ने लगे। फिर उसके बाद ये सोचा जाने लगा, तो ये हमारा जो है ये इसको कहते हैं हम लीनियर इकोनॉमिक मॉडल, जिसको हम टेक मेक और थ्रो अवे कहते हैं कि आप मान लो उससे चीजें बनाओ और उसको इस्तेमाल करके उसको फेंक। ये बुनियादी तौर पर लीनियर इकोनॉमिक मॉडल कहलाता है, जो ऐसा होता है जो बताया नहीं जाता, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये देखिए सारे एक दूसरे को, ये पूरा एक इकोसिस्टम है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का इकोसिस्टम है, ये सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं भी देखें अभी आपको कोई रेगुलेटर नजर नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि इधर एक रॉ मैन्युफैक्चरर के पास आपको एक रेगुलेटर नजर आएगा, और इसकी ट्रांसपोर्टेशन जहां पर भी होगी वहां एक रेगुलेटर नजर आएगा जो कि इन्वायरमेंटल रेगुलेटर था। और वो हर दफा पेनल्टी और फाइन्स इसी के जरिए सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर वो करता तो अभी तक पॉल्यूशन जो है मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो जाता पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो पेनल्टी दे के भी प्रॉफिट ही अर्न कर रहे होते हैं, उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं होता इसके अंदर। तो इस वजह से अब जो है पूरा एक मॉडल लाया गया है, इकोनॉमिक मॉडल जिसको कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी का, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो अब ये एक छोटा सा मैं ब्रेक दे रहा हूँ, इसमें कोई सवाल पूछना है कुछ है और किसी भी हवाले से वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि फिर हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएं सर्कुलर इकोनॉमी की बेसिक्स को समझने के लिए। इससे ये होगा कि एक साथ ही जो है ना सवाल नहीं आएंगे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उनको हम मैनेज करते रहेंगे। कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है, इन राइटिंग में पूछ सकते हैं। ये इकोनॉमिक का था बेसिक्स, अगर आप समझ गए तो इकोनॉमिक्स यही होती है कि इसमें बेसिक्स ये चीजें समझा जाती है। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर बहुत अच्छी बात है अगर कोई सवाल नहीं है। जी कोई? अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। सर मुझे ये बताइए कि
आम आदमी को हम इसको सर्कुलर इकोनॉमी कैसे समझाएंगे और क्या उनका समझना जरूरी है, और जरूरी है तो किस तरह कन्वे किया जाए? जैसे अगर आम आदमी, जिस तरह आपने भी कहा है कि प्लास्टिक उनको इजीली अवेलेबल हो रहा है तो वो जो है प्लास्टिक को यूज करना नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसी तरह सर्कुलर इकोनॉमी को किस तरह हम आम आदमी को समझाएंगे और उसको किस जी तरह कन्वे करेंगे? बिल्कुल सही है। हाँ, बात ये है, देखिए मैडम नसरीन, कि इसमें ये होगा कि पहले ये सर्कुलर इकोनॉमिक सिस्टम हमारे यहाँ आ तो जाए पूरा। जब पूरा आ जाएगा, और वो भी फेजेस में आएगा, एकदम से ये कोई रिवॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये राइट्स लोगों के राइट्स से ज्यादा ये प्लानट के लिए है, प्लानट की, इन्वायरमेंट की, क्लाइमेट चेंज की, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें अभी तक लोगों की पार्टिसिपेशन इतनी ज्यादा नहीं होती, इतनी एक्सटेंसिवली नहीं होती। दूसरे नंबर पर अभी हम तो बहुत दूर हैं इससे। अभी जो ये मैं लेक्चर जैसे मैं दे रहा हूँ या लोग बात कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इससे फेमिलियर नहीं हुए, इसको अडॉप्ट नहीं किया, तो वो जो यूरोप में इसके ऊपर काम किया जा रहा है बहुत तेजी से इसी सर्कुलर इकोनॉमी पे, तो फिर उनको हमारा रॉ मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं होगी, हमसे चीजें इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो अपने पास ही कोई सर्कुलर इकोनॉमी का ऐसा सिस्टम लगा देंगे जो लाइन नहीं होगा। अभी तो लाइन है ना, टेक मेक थ्रो अवे करते हैं वो, तो फिर दूसरी चीजें मंगवाते हैं, वो फिर हमें ऑर्डर करते हैं। पूरी जो ग्लोबल साउथ है, जहाँ पर कम कीमत में, कम लागतों में, कम कॉस्ट में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है कम होती है, तो सस्ती चीजें बनती है, तो हम सस्ती बेचते हैं, तो उनको आसानी हो जाती है, तो वो गारमेंट्स हो या कोई और चीज हो। लेकिन जब वो सर्कुलर इकोनॉमी पे आ जाएंगे, जो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं, तो फिर उनको हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फिर हमसे इंपोर्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि वो तो अपनी सर्कुलर इकोनॉमी के बेस के ऊपर पूरा रॉ मटेरियल की नीड्स भी पूरी नहीं तो 70% रॉ मटेरियल की नीड्स पूरी कर रहे होंगे, वो रिसाइकलिंग कर रहे होंगे, रीयूज कर रहे होंगे, सारी चीजें आगे आ रही हैं। तो इस वजह से जो भी थोड़ा बहुत समझता है, वो इंडिविजुअल हो, गवर्नमेंट हो, वो कह रहा है अभी से इसको प्राइवेट सेक्टर में बिजनेसेस को अच्छी तरह से बताया जाए कि ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, फेजेस में आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं इस सिस्टम को, ताकि जब अचानक से वहां से आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कम होना शुरू हो, तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो कि आप इसी लोकल मार्केट में भी अपने उस शेयर्स को बहुत ज्यादा कम ना करें कि आपको इंडस्ट्रीज बंद करना पड़े। ये बुनियादी वजह है इसके पीछे। जब अभी पाकिस्तान में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है ही नहीं कि हम सर्कुलर इकोनॉमी को जो है ना इम्प्लीमेंट कर सकते, इस वजह से कि हमारे यहाँ तो कोई भी चीज ना डॉक्यूमेंटेड है, ना रिसर्च है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा आइडियल है। ये जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो आप सुनते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और उनके नाम है, उनके ब्रांड है, उसकी वजह ये कि वो डायरेक्ट लिंक है फॉरेन वर्ल्ड से, जहाँ से उनको बहुत अच्छी प्राइसेस मिलती हैं, इस वजह से उन्होंने फोकस किया हुआ है। मतलब जितनी भी एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, वो ऑलमोस्ट 100% इन्वायरमेंटल कंप्लायंस कर रही हैं, और अब क्लाइमेट चेंज की कंप्लायंस भी शुरू कर दी उन्होंने। अब वो जीएचजी एमिशंस को भी जो ना अपने कंट्रोल कर रहे हैं, और जो नहीं हो रहे हैं। तो मकसद ये है कि जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता हम इससे फेमिलियर होंगे, इसके आदी होंगे, इसकी क्लैरिटी आएगी, उसके बाद ही फिर हम इस के लिए तैयार होंगे कि हाँ जी, हम भी सर्कुलर इकोनॉमी पे आएंगे। हमारे बिजनेसेस, ये बिजनेसेस की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आगे सारी टर्म्स आ रही हैं। अभी तो हमने ये बेसिक समझ लिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, और उसमें कहीं पर भी रेगुलेटर का रोल, रेगुलेटर की हद तक तो रोल है, कि जो वो कैरे स्टिक लेकर आ जाता था कि आप पॉल्यूट कर रहे हैं, आपके ऊपर फाइन होगा, आप पॉल्यूट कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। लेकिन किसी किस्म की कोई पॉलिसी, कोई ऐसा मार्केट मैकेनिज्म नहीं दिया जा रहा था कि आप कम पॉल्यूट करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, खासतौर पे हमारे जैसे इलाकों में, हमारे जैसे हम लोग तो अभी इतने कम अनअवेयर हैं, या प्राइस की, मतलब एक बहुत बड़ी अफोर्डेबिलिटी हमारा इतना बड़ा इशू है। और होता है ऐसा कि लोग सस्ती चीज खरीदते हैं, वो इससे पता नजर के उसके हेल्थ इम्पैक्ट क्या है, वो कहते नहीं कि हमें तो यही चीज चाहिए, क्योंकि वो अफोर्ड ही इतना कर सकते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब इस सारी चीजों के ऊपर आगाही बढ़ेगी, बिजनेसेस में ज्यादातर सप्लाई साइड से जो बुराई कंट्रोल हो सकती है ना, वो डिमांड साइड से नहीं हो सकती। सीधी सादी इक्वेशन है। 8 अरब लोगों को बात समझाने से बेहतर है कि 2 करोड़ लोग जो उन तक वो बात की वजह पहुंचा रहे हैं, वो कोई प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, उसको आप कंट्रोल कर लें। जैसे कि मुख्तलिफ जो गैम्बलिंग की प्रोडक्ट्स होती हैं, या और जो ड्रग्स होती हैं, उनको हम इसी तरह से कंट्रोल करते हैं ना। हमने कभी ऐसा कहा है कि हम ये ड्रग की सेल को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आवाम को चाहिए कि ड्रग्स को प्लीज ना लें, बहुत नुकसान, कभी भी नहीं।
यही चीज इन सारी चीजों में भी लाने की जरूरत है, जिसमें अभी तक हमारी गवर्नमेंट रिलक्टेंट है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, साउथ की गवर्नमेंट, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखें, लोड आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, तो करने जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करते जा रहे हैं, तो ये इसकी वजह है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट उसके ऊपर, और नेक्स्ट है हमारा वही जिसकी हम बात करेंगे आज, सर्कुलर इकोनॉमी। ये एक हमारी प्रेजेंटेशन होगी, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे जनाब पाकिस्तान में क्या सूरत है। ठीक है, एक रीजनरेटिव सिस्टम है कि हर चीज को दोबारा बनाने का सिस्टम है, और वो चीज आधी बनी हुई हो, पूरी बनी हुई हो, इस्तेमाल हो चुकी हो, इस्तेमाल होने होकर रिजल्ट नहीं दे रही हो, बिल्कुल ही कचरा हो चुकी हो, वेस्ट हो चुकी हो, ये सारी चीजें जो हैं इसको हम जो है रीजनरेटिव सिस्टम इसलिए कहते हैं कि किसी न किसी लेवल के ऊपर हम उसको दोबारा से जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ये देख लें, लीनियर हमने अभी देख लिया। लीनियर में क्या होता है, गवर्नमेंट होती है, बिजनेसेस होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं, और फिर उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, और दरमियान में एक मार्केट होती है जहां पर ये खरीदो फरोख्त होती है। वो मार्केट मतलब टेंजिबल नहीं होती, बल्कि सारी जो ये बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी होती है ये सब होती है। तो सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कोई चीजें खरीद रहा होता है, कोई उनको लोन दे रहा होता है, तो वो बिजनेस फाइनेंशियल मार्केट हो गई। जो सप्लाई कर रहे होते हैं वो जो है बिजनेसेस हो गए, जो बाय कर रहे हैं वो हाउस होल्ड हो गए, जो टैक्सेस ले रहे हैं उनसे वो गवर्नमेंट हो गई, जो फैसिलिटेशन कर रही है वो भी गवर्नमेंट हो गई। उनके मुख्तलिफ इदारे जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हो गया, या एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। फिर उसका लीनियर मॉडल हमने ये देखा कि गवर्नमेंट ने कहा कि आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ये रॉ मटेरियल आप इस तरह से ये फ्रेमवर्क बना दिया कि आप रॉ मटेरियल कहीं से भी एक्सट्रैक्ट करेंगे या आप प्रोड्यूस करेंगे एग्रीकल्चर की सूरत में, तो आप इसकी परमिशन लेंगे या रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके बाद आप मार्केट में ये रेट्स होंगे, इन रेट से ज्यादा नहीं कर सकते, आप सेल नहीं कर सकते। क्वालिटी ये होगी, उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स को ये को फिर रॉ मटेरियल मिल गया, मैन्युफैक्चरर ने उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाई, डेयरी की प्रोडक्ट बनाई, फूड की प्रोडक्ट, क्लोथिंग बनाई, तो कंस्ट्रक्शन की प्रोडक्ट बनाई, तो सवारियां जो व्हीकुलर जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बनाई, अप्लायंसेस बनाए, सहूलियात के लिए प्रोडक्ट्स बनाई, पहले जरूरियात के लिए बनाई, सहूलियात के लिए, फिर और ज्यादा आया तो लग्जरीज के लिए। ये सारी चीजें इस लीनियर मॉडल के अंदर होती रही। फिर उन्होंने रिटेलर होलसेलर को दिया, रिटेलर को दिया, फिर कंज्यूमर के पास आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो प्रोडक्ट की लाइफ खत्म हुई और वो प्रोडक्ट कचरा हो गई, फेंक दिया गया, उसको स्क्रैप बन गया वो। या उस प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग थी इतनी खूबसूरत थी, कंपटीशन की वजह से, क्योंकि ज्यादा कंपनीज आ गई, ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स आ गए, वो पैकेजिंग भी कचरा बन गया। फिर छोटी छोटी चीजें लाने ले जाने के लिए जो आपने रैपर्स लिए, बैग लिए, वो कचरा बनता गया। इसी तरह से हर तरह की कोई भी चीज हो, सिंगल यूज कन्वीनियंस के लिए, कन्वीनियंस के इतने आदी हो गए कि सिंगल यूज चीजें लेने लगे, उससे वेस्ट जनरेट होता है। ये था लीनियर का सिस्टम। फिर इधर आए सर्कुलर पे, उन्होंने कहा जी इधर बात खत्म नहीं होगी कि टेक मेक थ्रो अवे, नहीं, थ्रो अवे को निकाल दें आप, उसको कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज करें, और किसी भी स्टेज पे करें, फिनिश गुड्स है वहां पर। और फिर वो कहा कि आप प्रोडक्ट बनाए ऐसे कि एक तो बहुत अरसे तक चले, और दूसरे नंबर पर वो इतनी क्वालिटी की हो कि बगैर किसी पैकेजिंग के भी लोग लेने के लिए तैयार हो। जैसे कि बिल्कुल फ्रेश फ्रूट होते हैं। कभी किसी ने कहा है कि मैंगोज की पैकेजिंग अच्छी नहीं हो तो नहीं लेकर आए, कहते नहीं, आम मीठा होना चाहिए। लेकिन जाहिर है वो पेरिशेबल प्रोडक्ट है, तो उसकी क्वालिटी मेन ये होती है कि वो मीठा होना चाहिए, उसका पल्प अच्छा होना चाहिए, उसमें रेशा नहीं होना चाहिए, ये क्वालिटी देखी जाती है। लेकिन जो ड्यूरेबल गुड्स हैं और जो अपना हाउस होल्ड की अप्लायंसेज, उसके अंदर तो पैकेजिंग भी देखी जाती है। फिर फैशन प्रोडक्ट्स हो गई, उनकी पैकेजिंग देखी जाती है। ये सारी चीजें जो है कंसोलेशन की प्रोडक्ट्स होती हैं, आप जो है जिनको कहते हैं ये डेकोरेशन पीस हो गए, तो ये गार्निशिंग की चीजें हो गई, ये सारी चीजें एड ऑन जिनको कहते हैं, उसमें पैकेजिंग काम करती है, क्योंकि आप कंपटीशन बढ़ा हुआ है अगर आपने पैकेजिंग नहीं की। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा सिस्टम बनाए जी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी हो बेहतरीन, या अगर कोई पैकेजिंग हो तो उसका भी कोई और रीयूज हो, कोई इस्तेमाल हो, उसकी पैकेजिंग भी ऐसी हो कि या तो फिर वो बिल्कुल जो है आसानी से डिजोल्व हो जाए, मतलब ऐसी कोई चीज की हो, या फिर वो जो है किसी पहले किसी किस्म के किसी कचरे से बनी हुई हो, उसकी बना लें आप, तब भी वो सही है, काबिल कबूल है कि चलेंगे एक दफा फिर उसका इस्तेमाल हो, जैसे रिसाइकल्ड मटेरियल जिसको कहते हैं। या नहीं हो, नहीं होने के लिए उन्होंने कहा कि उसके लिए आपको ये करें कि आप क्यों एक 12 मील या 30 मील दूर जाके एक मार्केट से अच्छी क्वालिटी की चीज ला रहे हैं,
आप चीज तो ला रहे हैं, लेकिन आप जो आने और जाने में जो खर्चा कर रहे हैं, और वहां पर जब स्टे करने के बाद बहुत देर वहां पर आप जो भी स्नैक्स वगैरह ले रहे हैं उसकी कीमत मिलाएं तो वो सेविंग तो बराबर हो जा रही है। फिर दूसरा, आप एमिशन भी कर रहे हैं उससे, तो क्यों ना आप जो है घर के करीब की मार्केट को उसको प्रमोट किया जाए। तो वो उन्होंने फिर सर्कुलर इकोनॉमी में उसका मॉडल दिया। अब तक ये बातें होती थी, सर्कुलर इकोनॉमी में ये है कि आप इतने मतलब छोटे छोटे रेडियस के ऊपर ऐसी मार्केट्स बनाए, ग्रोसरी स्टोर, ये जरूरियात की चीजों की, और कम से कम जरूरियात की चीजों की, कि लोगों को ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, ज्यादा खर्चा ना करना पड़े। क्योंकि वहां पर लोग जाते हैं तो फिर कहते हैं इतनी दूर आए हैं तो चले 2 महीने का की ग्रोसरी ले लेते हैं, तो वो फिर आधी से ज्यादा उसमें से खराब हो जाती है, ये उनको फेंकना पड़ता है। ये सारी चीजें जो है, इसका ये मॉडल बनाया गया सर्कुलर इकोनॉमी का। आगे ये तफसील से आता जाएगा। ये हैं वो पायोनियर्स, बानियान जिसको कहते हैं ना, फाउंडर्स ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। इन्होंने बात शुरू की थी। सबसे पहले ये थे वाल्टर आर स्टेहल, जो है ये इकोनॉमिस्ट थे, और ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को देखें आप, उसको आप बेहतरीन क्वालिटी के मटेरियल लगा के इसको नहीं बना सकते कि जी एक चीज है और इसकी जो है 100 साल तक खराब नहीं होगी। 100 साल तक खराब तो नहीं होगी, लेकिन दरमियान में 10 दफा नए फैशन आ जाएंगे। लोग आपसे बार बार कहेंगे। बार दफा होता है ना, मोबाइल आपका बेहतरीन चल रहा होता है, हर फट ठोक रहा होता है, यो ये तो जो है 2020 का है ये मोबाइल शायद, अब उसको क्या किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है पहली दफा? नहीं ये बता दें, स्क्रीन शो हो रही है? मुझे तो हो रही है स्क्रीन शो। जी, हो रही है। हो रही है ना? आसिम इकबाल देखें आप, क्यों नहीं हो रही आपको स्क्रीन? मैं देख लेता हूँ दोबारा। हाँ, स्क्रीन शो हो रही है। मेरे पास एक दूसरी भी डिवाइस रखी होती है, उसमें मैं देख रहा होता हूँ स्टेटस क्या है, ये हो रही है या नहीं हो रही है। अभी मैं एक नजर और देख लूँ, को क्यू में तो नहीं है, आने वाला तो कोई नहीं है बहुत ज्यादा लोग, नहीं, सॉरी। हाँ ठीक है, थैंक यू फॉर द। तो ये हैं जी फाउंडर हमारे, ठीक है ना। फाउंडर ये हैं जिन्होंने शुरू में ये कॉन्सेप्ट पेश किया था, जिसमें सबसे पहले वाल्टर आर स्टेहल थे। ये थोड़ा सा नजर आ जाए तो सही है, अदरवाइज मैं इसकी कोई नोट्स फॉर्म में भी शेयर कर दूंगा। जितनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, वो हमारे पास मतलब एक डिवाइस है, वो है सॉफ्टवेयर है, उससे पता चलता है कि कौन कौन लोग मौजूद। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट शुरू कराया था कि आप एक फोटोकॉपी मशीन ले रहे हैं, तो फोटोकॉपी मशीन लेंगे, आपकी फोटोकॉपी मशीन जो इस्तेमाल होगी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको लीजिंग पे लेंगे तो सबसे पहले तो जब तक आपके पास इसके ओनरशिप राइट नहीं आएंगे, जब तक आप इसको एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। जब लीजिंग पूरी हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप कहेंगे अब तो ये बिल्कुल मेरी है, कोई मेरे पास चेक करने नहीं आएगा कि मशीन कैसे काम कर रही है, और इंस्टॉलमेंट लेने नहीं आएगा। तो एक नया एहसास उसको मिलेगा ओनरशिप राइट का। तो फिर वो उसको बिल्कुल नई की तरह दोबारा से उसको लेके चलेगा। तो इससे लाइफ साइकिल बढ़ेगी, उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी इस प्रोडक्ट। ये पहले साहब थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद ये आई थी जेनेवेव रीडे, जिनका नाम था। ये जो है, इन्होंने पहली दफा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को बिल्कुल क्लियर टर्म्स में बताया था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उस दिन से शुरू हो जाता है जब आपने प्रोडक्ट बनाकर सामने रखा। तो आप उसको इस स्ट्रैटेजी से बनाएं सबसे पहले तो, कि वो प्रोडक्ट शोकेस में एक अरसे तक ना रहे, वहां पर भी हो सकता है उसकी जो है जिंदगी जो है लाइफ उसकी कम होने लगेगी। तो प्रोडक्ट्स को बनाए इस तरह से कि आपने बनाई और 2-4 दिन में, एक हफ्ते में, 10 दिन में वो सेल आउट हो जाए, ताकि वो कंज्यूमर के पास जल्द से जल्द पहुंचाएं आप। दरमियान में जो सप्लाई चेन है ना, मतलब मैन्युफैक्चरर से फिर होलसेलर से फिर रिटेलर तक ले जाकर उसकी प्रोडक्ट को की उम्र जो है गंवाए नहीं, उसकी उम्र को जाया ना कर। ये इन्होंने बुनियादी तौर पे ये तस्वीर पेश किया था। और फिर इनका ये काम जो था, ये इन्होंने तकरीबन कोई 30 स्विस केसेस एनालाइज किए थे सर्विस लाइफ एक्सटेंशन में। कॉम्पेटिटिवनेस भी बढ़ी थी और वेस्ट भी इसमें कम हुआ था, क्योंकि उस तरह से जो है लोगों ने ज्यादा से ज्यादा उसको इस्तेमाल किया था। और फिर आगे हम देखेंगे उसके बाद ये आए थे फिर विलियम मैकडोनल्ड, डोनाल्ड नहीं डोनो,
ठीक है जी। ये साहब इन्होंने कहा कि क्रेडल टू ग्रेव की बातें पुरानी हो गई, क्योंकि क्रेडल टू ग्रेव कहाँ से इतनी ग्रेव लाएंगे आप, भर जाएंगे खुदा ना खास्ता कब्रिस्तान अगर हर चीज को आपने दफन करना ही शुरू कर दिया, लैंडफिल साइट में ही फेंकना शुरू कर दिया। तो इसको क्रेडल से क्रेडल बनाए कि एक इख्तिताम के बाद उसी को एक नया आगाज दें, नई चीज बनाए उससे, ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। और कहा ठीक है, आप अगर ये कहेंगे कि जी मुझे तो ऐसी लोअर लेवल की चीज की जरूरत ही नहीं है, तो आप उसको अपसाइकलिंग करें, उसको दोबारा से बनाएं, उससे भी ज्यादा कोई अच्छी चीज बनाए उसके लिए। ये उन्होंने अपसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। अभी आएगा अपसाइकलिंग का, उसको मैं अभी इधर टच नहीं कर रहा। अपसाइकलिंग में क्या होता है वो आप देख लेंगे। तो ये इन्होंने क्रेडल टू क्रेडल कहा कि गोद से गोद एक नए जन्म की तरफ बात की, कि एक दफा जन्म अपना मुकम्मल हो जाए तो फिर ये थे। ये अब देखें आहिस्ता आहिस्ता बातें आ रही है, 1982 में ये बातें शुरू हो गई थी। उसके बाद ये आए थे जी मिकाइल मिकाइल ब्रॉनगार्ड। इन्होंने बहुत बड़ी चेंज लेकर आए थे। उन्होंने कहा था ये जो आप वेस्ट है ना, वेस्ट को आप सेग्रीगेट करेंगे। और ये बात हो रही है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर बात हो रही है। कंज्यूमर से अटेंशन हट चुकी है कि कितने लोगों को कब तक क्या कुछ कहेंगे। उनकी कल्चर अलग है, उनका अवेयरनेस लेवल अलग है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है। उनको कैसे अलग अलग फार्मूले देंगे। बहुत सारे लोगों के यहाँ तो एक अरसे तक कचरा ही नहीं होता, बहुत सारों के इतना ज्यादा कचरा होता है जिसकी हद नहीं है। अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग कल्चर हैं, अलग रीजन हैं। तो सबने ये इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसको टारगेट किया था कि भाई ये रेगुलेट हो सकते हैं आसानी से। अब लोगों को किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा कि आपके घर के आगे कचरा पड़ा हुआ है, फाइन हो जाएगा। ठीक है जी। एक बहुत ही जो स्पार्सली पॉपुलेटेड जो शहर हैं यूएस के या जर्मनी के, वहां तो ये हो सकता है। लेकिन बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया अफ्रीका और एशिया में इधर तो नहीं हो सकता कि एक एक छोटी छोटी घीटों में, छोटी छोटी गलियों में घुस के और पेनल्टी लगाएं, फाइन लगाएं, तो मुमकिन ही नहीं होगा। तो इस वजह से उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को रेगुलेट करने की बात की कि आप काम ही ऐसे करें कि वेस्ट जनरेट कम से कम। तो इन्होंने बताया कि जी सबसे पहले आप जो है एक बायोलॉजिकल वेस्ट, बायोमास का या इस तरह का जिसको रिन्यूएबल कहते हैं, जिससे मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीजें और बन जाएं जिसको हम नेचर को ही प्रोमोट करने के लिए, नेचर को ही स्ट्रेंथन करने के लिए दोबारा यूज कर सकें। और दूसरा टेक्निकल वेस्ट, ये टेक्नो जैसे कि समझ लें यही आपका प्लास्टिक का वेस्ट हो गया या स्टील का वेस्ट हो गया या कैन हो गए, टिन हो गए, ये सारी चीजें, इनको कैसे आप यूज करेंगे। इनको जाहिर है आप डीकम्पोज करके कोई और प्रोडक्ट नहीं बना सकते, बल्कि इनको बाकायदा मशीनों के जरिए आपको डीकम्पोज करना पड़ेगा। ये कोई वो फूड वेस्ट नहीं है कि आप उसको जमीन में दबा दें कुछ अरसे तक तो उसके बाद बेहतरीन खाद बन जाए। ठीक है ना। तो ये माइकल ब्रॉनगार्ड थे। फिर उसके बाद ये गुंटर पॉली के नाम से एक साहब थे। इन्होंने ब्लू इकोनॉमी का मॉडल पेश किया था। ब्लू इकोनॉमी जैसे समंदर है, समंदर को कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। देखिए समंदर में पूरी एक इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, उनको खुराक भी मिल रही है, उनका वेस्ट भी जनरेट हो रहा है, उनकी जो है डेथ भी हो रही है, स्पीशीज की मर भी रहे हैं। लेकिन वो वहीं पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कुछ एक दूसरे की वेस्ट को भी कंज्यूम कर लेते हैं। तो उनकी जो फॉसिल है उसको भी कंज्यूम कर लेते हैं, ख्वाह वो स्पीशीज किसी भी किस्म के। वो अपने एक जो समझ लें कि ऑटोनोमस इकोनॉमी चल रही है, उसको उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता, अपने तौर पे वो पूरी इकोनॉमी चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आप ब्लू इकोनॉमी के पैटर्न के ऊपर जो है वो अपनी इकोनॉमी जो है उसको लेकर आए कि आपको कहीं से ना कोई रॉ मटेरियल खरीदने की जरूरत पड़े और ना ही कहीं पर ले जाकर वेस्ट जो है आपको फेंकने की जरूरत पड़े, बल्कि उसको कहीं और एज ए रॉ मटेरियल फरोख्त करें। ये बुनियादी तस्वुर था, जैसे कि नेचर की इकोनॉमी चलती है। जब ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं थी, जब नेचर की इकोनॉमी इसी तरह से चलती थी, वेस्ट का कोई तस्वुर ही नहीं था। हर किस्म का वेस्ट कहीं ना कहीं काम आ जाता था। आप पुराने वक्तों की कोई फिल्म उठाकर देखें, उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि टोटल क्या होता था। पौधे उगते थे तो उनको कौन से जो होते थे हर्बीवोरस, जो चरने वाले जानवर है, वो उस पौधों को खाते थे और पूरों को नहीं खाते थे, कुछ से वो अपने खुदा। फिर वो हर्बीवोरस जो थे उनसे कार्निवोरस अपनी फूड की नीड पूरी करते थे। फिर वो कार्निवोरस जो गोश्तखोर जानवर थे उनसे ऊपर एक लेयर थी प्रीडेटर्स की, जो कि झपट के शिकार करके खाते थे। फिर वो जो प्रीडेटर थे उनकी जब डेथ हो जाती थी तो उनके फॉसिल से जो है जमीन को दोबारा कार्बन मिलता था, दोबारा से न्यूट्रिएंट्स मिलते थे, फिर वो दोबारा से जो है ग्रो करने के लिए तैयार हो जाती थी। इस तरह से पूरा एक नेचर का
जो ना इकोनॉमिक सिस्टम चलता था, जहां पर ना कोई वेस्ट था और ना ही कोई रॉ मटेरियल की जरूरत होती थी, हर एक का वेस्ट दूसरे का रॉ मटेरियल होता जाता था। ये इन्होंने तस्वीर पेश किया था ब्लू इकोनॉमी का। ये सबसे अहम एलन मैकआर्थर, इन्होंने तब्दील कर दिया पूरी सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को, तस्वुर को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। इन्होंने कहा कि जी ये हम बताते हैं आपको, ये जो वेस्ट सिस्टम्स जो हैं, जीरो वेस्ट सिस्टम ये कैसे चलेंगे, टेक्निकल साइड को कैसे चलाएंगे, टेक्निकल वेस्ट को और बायोलॉजिकल वेस्ट को कैसे चलाएंगे कि इसका डंप आपको जीरो करना पड़ेगा। जीरो नहीं तो बिल्कुल बेयर मिनिमम इतना करना पड़े जो कि नेग्लिजिबल। ये इनका अब तक कंट्रीब्यूशन है और ये काम कर रही है, इनकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसके तहत ये काम कर। फिर उनके बाद ये और आए थे, आर्थर हॉन्ग आए थे। इन्होंने रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी कि ऐसी आप रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी लेके जाएं कि जहां पर भी कोई प्लास्टिक का जो वेस्ट है उसको आप रिसाइकिल करके दे दें, अपसाइकिल करके दे दें। जैसे अपसाइकिल 10 मिलियन बॉटल्स इनटू इको मटेरियल्स रिड्यूसिंग लैंडफिल वेस्ट। इस तरह से उन्होंने उसको वेस्ट को जो है एक और रॉ मटेरियल में चेंज किया। ये दो कंपनीज हैं, ये भी अभी तक काम कर रही हैं। क्लोज लूप पार्टनर, ये सब पार्टनर स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं प्रोड्यूस सर्कुलर इकोनॉमी के। अब आ जाए ये जी, एलन मैकआर्थर का ये था वो डायग्राम जिसको बटरफ्लाई डायग्राम कहते हैं, बटरफ्लाई की तरह है। अब इससे आपको समझ आ जाएगा जरा सा, आप अगर आप देखें, एरो तो नजर आ रहा है ना आपको? हाँ, तो ये देखें, इधर है फिनाइट मटेरियल, कौन से, ये जो कि हम टेक्नोलॉजी टेक्निकल वेस्ट जिससे जनरेट होता है, मतलब ये सारी चीजें जिसमें धातें हो गई, मेटल्स हो गए, ये सारी चीजें जो है ये फिनाइट मटेरियल होता है, ये खत्म हो जाता है। और ये है रिन्यूएबल मटेरियल। रिन्यूएबल में ये सारे जो भी फूड की का रॉ मटेरियल हो गया, गंदम हो गई और दीगर चीजें, वेजिटेबल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वुड हो गए, इससे जो है रिन्यूएबल मटेरियल। अब देखें, ये इधर से ये भी मैन्युफैक्चरर को देंगे, पार्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स को, ये भी पार्ट्स से मैन्युफैक्चरर, फिर ये इधर से प्रोडक्ट बनेंगी, इन्हीं चीजों की अलग अलग चीजें बनेंगी। ये फूड से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, स्टेशनरी से रिलेटेड, क्लोथिंग से रिलेटेड, इधर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनेंगी, बड़े मतलब चीजें जिसको कहते हैं गेट बनेंगे। तो इसी तरह से स्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट के जो आयरन होती हैं वो बनेंगी, ये सारी चीजें इधर बनेंगी। फिर ये नीचे जाके सर्विस प्रोवाइडर को देंगे। सर्विस प्रोवाइडर क्या करेंगे? सर्विस प्रोवाइडर जो है इसको फिर या तो डायरेक्ट जो बाय कर सकेगा उनको बाय करने देंगे, या फिर उसको रेंट आउट करेंगे। जैसे गाड़ी है, जो बाय कर सकते हैं वो डायरेक्ट बाय कर लेंगे, या डायरेक्ट इधर से भी आके बाय कर लेंगे, या फिर ये रेंटल पे दे देंगे। तो ये दो जो है उनके यूजर्स और कंज्यूमर्स होते हैं फिनाइट मटेरियल के। जो है यूजर्स होते हैं वो जो खत्म होने वाला मटेरियल होता है, और रिन्यूएबल के जो है कंज्यूमर होते हैं जो टोटली कंज्यूम करते हैं। लेकिन तो ये इधर ही रुकते नहीं है। ये देखें, इनके पास जो प्रोडक्ट्स है ये फौरी तौर पर वेस्ट में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि इसकी लाइफ साइकिल इधर बढ़ाता है यूजर। क्या करता है? एक तो वो अपने ही कम्युनिटी में उस चीज को शेयर करता है। अब हम गाड़ी की इधर मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पे वो अपने ऑफिस में शेयर करेगा, एक दो के साथ कार पूलिंग कर लेगा, या अगर ऑफिस भी है और घर की नीड्स हैं, दोनों को एक गाड़ी से पूरी करेगा। इस तरह से वो विद इन अपने यूजर्स के अंदर ही उसको शेयर करता है और उसको मैक्सिमम यूज करता है। जब यूज करता है तो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस भी करता है, उसका लाइफ साइकिल बढ़ जाता है। या फिर क्या करता है, वो सर्विस प्रोवाइडर को दे देता है कि आप इसको रेंट आउट कर सकते हैं, नई गाड़ी लेनी है उसको या कोई नया मॉडल लेना है तो उसको वो रेंट आउट कर देता है, या फिर उसको लो प्राइस के ऊपर उसको सेल कर देता है उसको, ताकि ये सर्विस प्रोवाइडर, कार रेंटल्स वाले हो गए और ये सोशल टैक्सी सर्विस वाले हो गए जैसे इनड्राइव, उबर, ये लोग फिर इधर जो है ना इसको यूज करते हैं, और लाइफ स्पैन जो है उसका बढ़ता रहता है। आज से 20 साल पहले ऐसा कोई तस्वुर नहीं था। ये चले इकोनॉमिक फैक्टर के तहत है, लेकिन ये इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद ये कुछ चीजें जो है इधर पहुंचा देते हैं किसको? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के पास आती है तो ये रीयूज करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पूरी जो है लैपटॉप को रिफर्बिश करके वो दोबारा से सेल के लिए रख देते हैं, या उसको कुछ बेहतर करके और उसको किसी और इनकम लेवल के लोगों में फरोख्त कर देते हैं, जिसको हम यूज लैपटॉप कहते हैं। इस तरह से ये
रीयूज और रीडिस्ट्रीब्यूट भी आता है। और एक आता है रिसाइकिल, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। कौन सी? यही टेक्निकल चीजें, जो कि ये मेटालिक चीजें और ऐसी चीजें जो कि रिन्यूएबल नहीं होती, नेचर से डायरेक्ट निकली हुई नहीं होती। उनको क्या किया जाता है, पार्ट्स मैन्युफैक्चरर को दे दिया जाता है कि जी आप इसमें से मैक्सिमम पार्ट्स निकाल के उनको रीयूज करें, रिसाइकिल करें, बाकी जो है स्क्रैप है उसको किसी तरह से और किसी चीजों में इस्तेमाल करें। वो पूरे प्लान के तहत ये काम किया जाता है। तो ये इस तरह से एक बटरफ्लाई का एक पर ये बन जाता है। इसी तरह से ये है, इधर से भी ये रिन्यूएबल पूरी एग्रीकल्चर के जो रॉ मटेरियल है, प्रोडक्ट्स है, ये आती हैं पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के पास आती हैं। ये जो है गंदम लेकर और उसको आटे में कन्वर्ट करता है, आटे से फिर इधर आती है, ब्रेड बनती है, पिज्जा क्रस्ट बनता है, जो भी चीजें बनती हैं, फिर इधर से ये डायरेक्ट आ जाती है कंज्यूमर के पास, और कंज्यूमर इसको इस्तेमाल करता है। यही नहीं होती, मतलब वुड भी हो सकता है और काफी चीजें होती हैं। तो ये क्या करते हैं, फिर एक चीज का इस्तेमाल हो गया तो उसको किसी और काम में लेते हैं। जैसे इसकी फूड प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो इस तरह की होती है कि वो वेस्ट में कन्वर्ट ना हो, वो भी रीयूजेबल हो। जैसे बॉक्सेस हो गए, ग्लास हो गए, उसके टिन हो गए, वो सारी चीजें भी। एक वक्त का मतलब बहुत सारी चीजें जो है तस्वुर ही नहीं था, इवन के जो मसाले अब आते हैं डब्बे में आते हैं गत्ते के, ये भी उसके अंदर आया करते थे, टिन के जो है डब्बों के अंदर आते थे। तो वो उनको रीयूज कर लिया जाए। तो ये कैस्केड इफेक्ट कहते हैं कि अपनी ही कम्युनिटी में कंज्यूमर लेवल के ऊपर ही अपने कोई, मतलब घर में जो काम करने वाली मेड होती है उसको कोई चीज पैकेजिंग की दे दी जाती है, कुछ रिश्तेदारों को दे दी जाती है। इस तरह से ये इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पर फिर इसके जरिए यही जो रिन्यूएबल का जो भी मटेरियल रहता था उसको आप, मतलब ये समझ लें कि फूड वेस्ट है, तो उसके जरिए आप एनारोबिक डाइजेशन में रखते थे, जिसके जरिए आप जो है उसको बायोगैस में कन्वर्ट करते थे। इस किस्म की जो चीजें होती थी, या आप कंपोस्टिंग करते हैं उसको। कंपोस्टिंग मतलब जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है या फूड वेस्ट होता है उसको आप जो है जमीन में दबा के खास प्रोसेस गुजार के। लेकिन वो ऐसा नहीं कि आप खुद करने लग जाते हैं, वो कंपनीज होंगी, फिर कंपोस्टिंग कंपनीज, उनको प्रोफ कर दिया जाएगा फूड वेस्ट, और वो फिर उससे कंपोस्टिंग करके खाद बनाएंगी। तो एक यूरिया फर्टिलाइजर, इससे आपकी जान छूट जाएगी। फिर इसको आप जमीन के ऊपर डाल के बायोस्फीयर, जो जानदारों की हिफाजत के लिए, बेहतरी के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कहते हैं रीजनरेशन कहते हैं। इसकी एक मिसाल ये है कि जितना भी बायोमास होता है, फसलों की जो बाकियात होती है, उसको अगर आप एक खास तरीके से उसको थोड़ा जलाकर और उसको जो फसल उगाई जाती है उसके ऊपर, उगाने से पहले उस मिट्टी के ऊपर डाला जाए तो उसको बायोचार कहते हैं। उसके जरिए भी जो है एब्जॉर्प्शन या सिक्वेस्ट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होती है। ये रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट है, मतलब फार्मिंग, कलेक्शन और ये सारी चीजें। ये इधर भी आप इन चीजों को, इससे फीड बनाते हैं, जो आपका फूड वेस्ट बना हो बच जाता है, तो पोल्ट्री फीड बनाते हैं, फिश फार्मिंग की फीड बनाते हैं, और उसके जरिए आप उस रिन्यूएबल का इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर इस पूरे साइकिल को आइडियली देखा जाए तो इसमें आपका जीरो वेस्ट या जीरो एक्सपेंसेस, ये जीरो वेस्ट जनरेशन हो रहा है, और रॉ मटेरियल भी हर लेवल के ऊपर वो रॉ मटेरियल किसी और का बन जा रहा है, वही वेस्ट। तो ये हमने अभी पढ़ लिया कि बायोलॉजिकल साइकिल और टेक्निकल साइकिल, ये दो साइकिल होते हैं। मतलब वो चीजें जो कि डिकम्पोज ना हो सके, डिसॉल्व ना हो सके, उनको रिसाइकिल किया जाता है, रीडिजाइन किया जाता है, रीमेक किया जाता है। ये बुनियादी। दूसरे नंबर पर टेक्निकल साइकिल। अब इसके आगे देखते हैं हम कि इसमें इतना आसान होगा ये सब कुछ करना, कि हर लेवल के ऊपर एक आपके साथ सपोर्ट करने वाला या कोऑपरेट करने वाला मौजूद है। स्लाइड नजर आ रही है आपको? ठीक। तो ये हमने डिटेल में पढ़ लिया। इसको कहते हैं बटरफ्लाई डायग्राम। यही है एलन मैकआर्थर का बड़ा मशहूर मारूफ, ठीक है ना। एलन मैकआर्थर का बटरफ्लाई डायग्राम, जो ये समझ गया वो सर्कुलर इकोनॉमी के समझ गया। इसी तरह से ये सर्कल में चलता रहता है, जैसे वो पहले लीनियर था ना, अब ये सर्कल में चलता रहेगा। ये है जी मेथड्स, जो कि आम मेथड्स हैं, ये पांच तो जो कि हम जानते हैं, सुनते रहते हैं, मतलब जानते हैं। जिनमें से तीन तो शुरू से हैं, 3 R: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिड्यूस ये है
लेकिन अब उससे पहले 5 आवर्स ये हैं और अभी आगे मजीद आर आ रहे हैं जो कि अप्लाई करने हैं कहाँ पर, इंडस्ट्रियल साइड पे भी और कंज्यूमर साइड के ऊपर भी, दोनों तरफ इसको अप्लाई करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि इंडस्ट्रियल साइड जब इस्तेमाल कर लेगा, इसको अप्लाई करेगा, तो फिर कंज्यूमर भी मजबूर होगा, सोचेगा। सबसे पहले इसमें देखें रिफ्यूज, कि वो चीजें जो कि आपको, जिसके बगैर भी आप खुश आराम से सुकून से रह सकते हैं, उनको तो आप पहली फुर्सत में आप जो है ना उसके लिए रिफ्यूज कर दें। पहली तो ये चीज है कि उस चीज को तो आप सबसे पहले रिफ्यूज करें जिसके बगैर आप आराम से रह सकते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आप अपने आप को सिर्फ ये धोखा देने के लिए खरीदते हैं, तो वो बनाने वाले भी बना रहे होते हैं। वो बनाने वाला ये तय करे कि मैंने ये डिमांड मेरे पास आई थी या मैंने डिमांड जाके स्टिमुलेट की थी अपनी मार्केटिंग टीम के जरिए, उन्होंने जो है ये जनरेट कराई डिमांड और उसके बाद लोग खरीदने लगे ऐसी चीज कि जिसकी कोई जरूरत नहीं थी और लोग उसको खरीदने लगे। ये पहला नुक्ता है रिफ्यूज का। सोचें कोई ऐसी आपके जहन में मिसाल अगर आ रही हो तो आप मुझे बताएं कि ऐसी चीज जो कि हमें जो है कोई ऐसी जरूरत नहीं होती। मैं अब अगर फौरी तौर पे मुझे जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है, ये बुक के अंदर जो रखते हैं ना निशान लगाने के लिए, वो, हालांकि उसको हम किसी और तरह से एक एक्स्ट्रा जो पेपर होता है उसके जरिए भी, लेकिन क्या है इसमें ब्रांडिंग आ गई। ब्रांडिंग आ गई तो हमने उसके अंदर वो लगा कर रखा हुआ है कि जी मुझे याद रहेगा कि ये बुक खत्म हो। ये एक रेयर केस बता रहा हूँ मैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम जो है एक्स्ट्रा तौर पर लेते हैं और इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो उनसे रिफ्यूज करना है। फिर दूसरे नंबर पर रिड्यूस, कि चीजें खरीदें ही कम, उनको इस्तेमाल इतना करें जितनी जरूरत है, और बहुत ज्यादा पैकेजिंग की प्रोडक्ट्स ना बनाएं ना खरीदें। अब दोनों के ऊपर बात आनी है, ना आप बनाएं और ना खरीदें। आपकी प्रोडक्ट इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि उसका नाम जो है वही काफी हो और लोग पैकेजिंग के ऊपर ध्यान ही ना दें। जबकि अभी आमतौर पे हमारे साथ ज्यादातर क्या हो रहा है कि पैकेजिंग की तरफ ही ज्यादा ध्यान चल रहा है। एक्सेसिव बाइंग ऑफ क्लोथ्स, हाँ क्लोथ वेस्ट, हाँ जी, ये जो फास्ट फैशन आया है इसने भी बड़ी तबाही की हुई। मतलब उन्होंने साबित कर दिया कि आप सिविलाइज नहीं होंगे अगर आप फैशन के साथ नहीं चलेंगे। ठीक है जी, मान लिया हमने, हम चलने के लिए तैयार। फिर कहा हम तेजी से फैशन को चेंज भी करेंगे अपनी मार्केटिंग कैंपेन से। हम तेजी से चेंज करेंगे और आपको साथ देना है क्योंकि आप सिविलाइज एक बड़े डिग्निफाइड लोग हैं। ये इधर जो है इसमें रेजिस्ट करने की जरूरत है। ये आपने जब फैशन को लाजमी करार दे दिया कि आज की दुनिया में चलने के लिए अगर मैं शर्ट पहनूं और उसके ऊपर बहुत ज्यादा छोटे छोटे रंग बिरंगे गोल दायरे हों, तो ये तो 70s का फैशन था। उस पर तो सारी दुनिया हंसने लगेगी। आजकल तो प्लेन का फैशन है, या अगर आप बहुत ज्यादा थोड़े चौड़े हैं तो लाइनिंग का फैशन है। तो इस वजह से उस फैशन के साथ चलना, लेकिन बहुत तेजी से चेंज होने लग जाए आपके कलरिंग और ये चीजें, तो फिर तो आपके लिए इसको साथ देना मसला होगा। इसमें फिर कहते हैं वो कि फोन न्यू मॉडल, हाँ फोन न्यू मॉडल, तो भाई मैं भी इसका शिकार हूँ। मेरे पास भी 2022 का अब तक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है जी, स्पेशली आईफोन। हाँ जी, आईफोन तो हमारे लिए एक किस्म के समझे कि स्टेटस सिंबल है कि ये गरीब नहीं है। जिसको साबित करना होगा वो गरीब नहीं है, उसके लिए वो आईफोन है। लेकिन ये पूरे कंज्यूमरिज्म ऐसी मामूली हम अपने माशरे को कहते हैं, ये पूरी दुनिया में आया है। अब आप तस्वर करें, आज से 20 साल पहले, जो आप में से सीनियर हैं जी, जी वली भाई, ठीक, तस्वर करें 20 साल पहले फॉर्च्यून के ऊपर दुनिया के अमीर तरीन आदमी की या तस्वीर या फहरिस्तें आती थी कि 30 साल से कम उम्र बिलियनर, तो औरतें बिलियनर, तो लड़कियां बिलियनर। ये कैसे आया? ये मार्केट इकोनॉमी से आया, कैपिटलिज्म से आया। और अब तो माशाल्लाह ये टेक्नोलॉजी और फिर ये टेक्नोस्फेयर और फिर ये एआई आ गया, अब तो और ज्यादा कंसंट्रेशन हो रही है दौलत की। तो इन्होंने कहा कि और ज्यादा लोगों को इसमें कंपटीशन की हालत में रखें कि वो एक पाई बचा ना सके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हम करेंगे, हमारे पास तो खरबों डॉलर है, ये कहाँ जाएंगे अगर गरीबों ने बचाना शुरू कर दिया या मिडिल क्लास के लोगों ने बचाना। तो कहा इनको कंज्यूम कराओ इनको बस, ताकि हमारी सेल होती रहे और हम अमीर से अमीर तरीन होते रहे। ये बुनियादी वजह थी इसकी के इस तरह से प्रोमोट किया गया कल्चर को। मतलब फिल्म देख लें आप, स्पोर्ट्स देख लें,
कौन सा मतलब शोबा है मीडिया का कि जिसमें आप ब्रांडिंग नहीं देखते, जिसमें आप फैशन नहीं देखते, जिसमें आप स्टाइल नहीं देखते। स्टाइल के बगैर मतलब वो याद करें आप, मैडम नसरीन आपको याद होगा वो खबरें पढ़ते थे ना, सुरैया जी सर। शहाब और सुरैया शहाब, अजहर लोधी, शेरवानियां एक पहन के आते थे और वो जी 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 पूरे जी। करियर गुजार खालिद दिया। साहब भी, खालिद हाँ साहब खालिद भी। हमीद साहब, हाँ वो अब हाँ। बीबीसी में। तो अब तो देखे जी वो एंकर जो आ रहे हैं, आप देखें उनका वो मतलब कौन सा शोभा है, मतलब इल्मी शोभाजात, वो भी। अभी एक कसौटी के नाम से नया प्रोग्राम शुरू हुआ, उसमें भी आप स्टाइल फैशन, वो वाला कसौटी है ही नहीं जो उबैदुल्ला बेग और कुरैशपुर कहते थे, किया करते थे। ये एक लोड पूरी दुनिया से, हम जो अपने आसपास के लोगों को कहते हैं ना कि यार इज्जत ही नहीं है कोई भी, नहीं, ये पूरी दुनिया में ये कंज्यूमरिज्म को चलाया गया है, ये सुपरमार्केट चलाई गई है। आप आखिर में जाकर तो देखें एक दिन ग्रोसरी स्टोर पे, बिल्कुल जाएं कि मैं कैश काउंटर के पास जाना चाहता हूँ खाली ट्रॉली लेके, तो आपकी सारी जरूरियात की चीजें वहां पर रखी हुई हैं। और उससे पहले लाइटिंग ज्यादा होती है, उससे पहले कलर स्कीम टेम्प्ट करती है आपको, एक एक प्रोडक्ट जो आपको टेम्प्ट करेगी कि ये भी उठा ले, ये भी उठा ले। ये तो एक सर्वे आया था कि एक दिन एक काउंटर के ऊपर 80 लोग आए, 80 लोग में से 30 लोगों ने कुछ चीजें वहां पर जाकर कम कराई। क्यों कम कराई? कि उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, उनके पास पूरी पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसको ट्रॉली में डाल दी थी इस उम्मीद पे कि शायद इतने पैसों में ही आ जाएगा। तो ये इसका कमाल है मार्केटिंग का, ब्रांडिंग का, ये कमाल है कि आपको इतना मजबूर कर देते हैं कि आपको चॉइस नहीं सकते। लेकिन फिर मैं कहूंगा ये इंडिविजुअल जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी सप्लाई साइड के ऊपर रेगुलेट होगा। उससे पूछा जाए कि आपने ये एक्स्ट्रा चीज बनाई कैसे, ये कैसे आपने इसको प्रोड्यूस किया कि एक जो फोटो है उसका एक किस्म का फ्रेम हो सकता है, एक प्रोडक्ट का हो सकता है, आपने इतने बना दिए उसके अंदर, इतनी वैरायटी लेके आए कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी बनाए कौन सी नहीं। ओरिजिनल पेंटिंग के अलावा एक दौर में तस्वुर नहीं था कि कॉपी पेंटिंग या पायरेटेड पेंटिंग का तस्वुर नहीं था। अब जिसको देखो, जिसके ड्राइंग रूम में देखो, एक बेहतरीन पेंटिंग ऐसे लगी हुई होती है, वही मोनालिसा की, जैसे पिकासो ने वही बनाई, उस पर हंसना चाहिए हमें, लोग वाह वाह कर रहे होते। मतलब ये कॉपी कल्चर कहाँ से आया है, जिसको बड़ा कौन सा क्रीड क्रीड एवेंटस का कहते हैं ये कॉपी है, कौन सी कॉपी है? तो कहा 7th कॉपी है। भाई 7th कॉपी है, हमें तो डूब मरने का मुकाम है कि हम इस हाल में आ गए कि 7th कॉपी है, या तो आप ओरिजिनल ले या तो नहीं ले। कहा नहीं, ये 7th कॉपी है क्रीड एवेंटस की, दुबई से लेकर आया। तो ये है रिड्यूस का। रीयूज का क्या है? रीयूज का ये होता था कि आप अपने लेवल के ऊपर इसको रीयूज करें, लेकिन नहीं, आपका नहीं, ये आप इंडस्ट्रीज वालों को कहा आप इसको रिपर्पस करें, आप ये कलेक्शन सिस्टम बनाएं कि आफ्टर सेल सर्विस के बाद आफ्टर कलेक्ट सर्विस भी आप देंगे, कि जैसे ही आप समझें कि सर्विस लाइफ खत्म हो गई है तो आप उसको बिल्कुल रगड़ के जमीन से ना लगा दें उस प्रोडक्ट को, आप हमें दें। तो वो देखिए माशी मजबूरियां हमें वो काम करा रही हैं। आपके पास, हर किसी के पास इश्तार आता होगा ना कि पुराना फ्रिज दें, नया फ्रिज ले जाएं, पुराना एसी दें, नया एसी ले जाएं, विंडो एसी दें और दूसरा एसी ले जाएं, क्योंकि उसका आउटर नहीं होता था विंडो का, एक साथ जुड़ा हुआ था। ये सारी मजबूरियां, ये अब इसके तहत सर्कुलर इकोनॉमी के तहत ये सब कुछ किया जाएगा, जिसमें ये मॉडल जो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि जो भी इंडस्ट्री जो है से आफ्टर सेल्फ सर्विस में कलेक्शन सर्विस भी देगी, कि जैसे ही आपकी लाइफ खत्म हो गई प्रोडक्ट की तो आप हमसे रिप्लेस कराएंगे तो इतने % आपको फायदा होगा, उसको भी फैसिलिटेट करेगा गवर्नमेंट रेगुलेटर, जो ताकि ये जो है कल्चर या ये सिस्टम बेहतर हो सके। हम रिसाइकिल में हमारे यहाँ कुछ सूरत हाल बेहतर है कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है और वो रिसाइकिल करते हैं। ये जो कचरा चुनने वाले बहुत गौर से कचरा चुन रहे होते हैं ना, वो इसी वजह से चुन रहे होते हैं कि उनको मालूम होता है इसमें से कौन सी चीज उठानी है और कौन सी चीज नहीं उठानी है। वेस्ट कलेक्शन सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, वो रिसाइकलेबल मटेरियल्स को लेके जा रहे होते हैं। आप कहते हैं ना कि वो अफगानियों को वापस भेजा गया है, तो वो एक फैसिलिटी भी हमसे छीनने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने सख्त कोश होते भी नहीं, और अल्लाह ना करे हमारे यहाँ बच्चे जो है इस काम में आए कि ये चीजें खरीदें। वो सख्त कोश भी थे और वो आर्जी तौर पर कयाम था उनका, तो वो इसके ऊपर एडजस्ट कर गए थे। लेकिन बहरल अब आपको ये जो कचरा चुनने वाला जो सिस्टम है, ये नए सिरे से बनाना होगा, और उसमें आप कंज्यूमर को जो है कोऑपरेट करना होगा कि वो कचरे को जो है कैसे अलग अलग करता है। कि जो कलेक्ट करने वाला है तो वो कहे जी रिसाइकलेबल मटेरियल मुझे दे दें तो कलेक्ट करें। और ये बहुत ख्याली बातें नहीं है, कराची में एक दो चीजें हैं, अब्दुल वली बैठे हुए उनको भी मालूम है, ये हमारे साथ थे पहले भी एक बैच के अंदर, और बहुत अच्छा काम भी कर रही है कोरंगी में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के अपना
ऐसे छोटे छोटे इदारे अभी काम करना शुरू हो गए। डिजिटल कूड़े वाला कराची में एक वेस्ट कलेक्शन वो बन गया है, अपना कंपनी बन गई है कि आप ऐप पे आ जाए और ऐप पे बता दिया करेंगे जी आज मेरे पास इतना कचरा है, रिसाइकलेबल है तो रीयूजेबल है तो कंपोस्टिंग वाला फूड वेस्ट का है, तो वो उनका बंदा आता है और कलेक्ट करके ले जाता है वो कचरा। बहुत छोटे पैमाने पे है लेकिन वो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको मालूम है, उनका विजन है कि आगे से ये सब कुछ होगा। तो ये रिसाइकल रिकवर क्या है, एक्सट्रैक्ट एनर्जी और रिमेनिंग, जिसको वेस्ट टू एनर्जी का प्रोडक्ट कहते हैं ना। कचरा जब बिल्कुल किसी काम का ना हो तब भी उसको लैंडफिल साइट में ना फेंके, इस वजह से कि लैंडफिल साइट में जाएगा तो उसमें हर किस्म के मादे सब्सटेंसेस होते हैं, वो जमीन की जरखेजी को खराब कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ उनमें अगर बायोमास ज्यादा है तो उससे मीथेन एमिशन हो सकती है। मीथेन एमिशन का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज्यादा सूरज की गर्माइश रोकने वाली गैस जो कि उसमें से एमिट होती है। तो ये पांच चीज, छह चीजें, पांच हैं ये आर, लेकिन अब आगे आ रही है। ये देखिए जी, ये है पूरी फहरिस्त आर स्ट्रेटजीज की, कि इधर कह रहे हैं कि रेजिस्ट से पहले भी रीथिंक करें आप, और उसका आसान तरीका है जो हम में से कोई नहीं करता। फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। ये ग्रोसरी स्टोर जो होते हैं इनके ऊपर आप टैक्स लगा दें, बेसिक नीड्स के ऊपर कम टैक्स हो जो कि अभी जो है वही, और जो इन्होंने टेम्प्ट करने के लिए प्रोडक्ट लगाई हैं उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएं, और कहें कि ये वो वाला टैक्स नहीं होगा जो कि कंज्यूमर के ऊपर जाएगा, ये आपको पे करना होगा। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होगा, ये डायरेक्ट टैक्स होगा। आधे से ज्यादा ग्रोसरी स्टोर बंद हो जाएंगे। वो इसी वजह से नहीं बहुत ज्यादा चीजें बेच रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स नहीं इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। जो भी टैक्स लगेगा वो कहते हैं जी इसकी कीमत 75% कंज्यूमर देगा ये टैक्स की अमाउंट, और 25% में, इस वजह से वो ग्रोसरी स्टोर चल रहा है। ठीक है, तो रीथिंक करने का आसान तरीका यह है कि आप ग्रोसरी मार्केट जाएं, तो जब तक के उनके ऊपर टैक्स नहीं आता, जब तक के पॉलिसी नहीं आती सर्कुलर इकोनॉमी की, तब तक आप ये कर सकते हैं कि आप लिस्ट बना करके लेके जाएं। घर में ही आपस में इख्तलाफ हो जाता है कि लिस्ट की क्या जरूरत है, वहां पर हर स्टेज पे तो गाइड कर रहे हैं। आप देखें ना, हर कैबिनेट के आगे एक उनका सेल्स पर्सन उस मेन ब्रांड जो वहां का होता है वो खड़ा हुआ होता है या खड़ी भी होती है, और वो आपको और ज्यादा जो है वो कन्विंस करने की कोशिश करती है कि नहीं ये पैक ले लें। ये मुझे बच्चों ने बताया था कि छोटे जो पैकेट होते हैं वो पीछे रखे हुए होते हैं, और बड़ा जो जम्बू साइज के पैकेट होते हैं वो आगे रखे हुए होते हैं, ताकि आपकी सेल्फ स्टीम पे हिट हो। अगर आप ये कहें ना कि नहीं कि मुझे तो बिल्कुल छोटा पैक चाहिए, ये फैमिली पैक नहीं चाहिए, तो वो फिर चुपचाप ले लेते हैं लोग, वही उठा लेते हैं कि क्या सब लोग देख रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें, ये रेगुलेटरी एम्बिट इसको कहते हैं, इस फ्रेमवर्क में आएंगे तो तभी ये कंट्रोल होंगी। लोगों को कितनों को समझाते फिरेंगे, ये है बुनियादी नुकता रीथिंक का। फिर रेजिस्ट हमने देख लिया, रिफ्यूज। रेजिस्ट भी यही है कि टेम्पटिंग चीजें जो है उनको आप ज्यादा से ज्यादा जो है उसके ऊपर रेजिस्ट करें। जैसे ये रेस्टोरेंट जो होते हैं वो आप देखें इस तरह से वो किचन बनाते हैं कि किचन नजर आता है आपको, बारबेक्यू है तो बाहर लगा हुआ है, दूसरा किचन भी है तो वो, सिवाय इसके कि बहुत ही 5 स्टार होटल जो होते हैं ना, वहां पर जो कंज्यूमर आता है वो इतना मतलब समझ ले कि रैशनल कंज्यूमर होता है, तो उसको तो मालूम ही होता है कि उसको 10,000 20,000 के आज फूड जो है खरीद के खाना ही है, क्योंकि उसको ये पूरी रेंज मालूम होती है। लेकिन ये जो मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के रेस्टोरेंट्स, उसमें टेम्पटेशन ज्यादा हो रही है, तो उस वक्त आपको अपनी टेम्पटेशन से ज्यादा अपनी नीड को देखने की जरूरत होती है। लेकिन उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाए कि ओपन एरिया में उन्होंने अगर किचन बनाया हुआ है, या उसकी जो है स्मेल जो है आ रही है आपकी तरफ, तो उसके ऊपर जो है आप वहां पर कोई रेगुलेटरी जो है रूल बनाया जाए कि शीशे की वॉल लगा दें कि वो क्वालिटी को चेक करें, लेकिन उसकी इश्तहा जो खुशबू होती है वो ना आए। इस तरह की चीजें, वो एक कहावत है ना कि अगर आप को ये पाबंद कर दिया जाए कि आप लंच के फौरन बाद डिनर का ऑर्डर दे दें रेस्टोरेंट वालों को कि हम आज डिनर करने ही आएंगे, तो ये आधे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त वो एक भूख होती है जो हमसे 2 डिशेज एक्स्ट्रा जो है ऑर्डर करवाते हैं, और उसी के ऊपर रेस्टोरेंट का बिजनेस चल रहा है। अगर लोग खाली पेट जाहिर है जाना पड़ता है खाली पेट, उनका यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट है ही है कि लोग खाली पेट उनके पास कस्टमर आता है। ये उस बिजनेस का कमाल है, वो खाली पेट होता है, बस जाके कहता है कि जल्दी बना दो और इस पे एक्स्ट्रा टॉपिंग। यही करते हैं ना ये फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट वाले, कि इस पे एक्स्ट्रा टॉपिंग कर दें तो आपका भूख से बुरा हाल लगता है, कहते हैं हाँ कर दें जी, ये जो ड्रिंक है इसको जम्बू कर दें, हाँ जी जम्बू कर दें, जल्दी से बन दें किसी भी तरह। ये सारी टेक्निक होती है। तो इसके ऊपर भी यही
यू आर टॉकिंग अबाउट आइडियलिस्टिक अप्रोच। देखिए मैं ये आइडियलिस्टिक अप्रोच वली भाई इसलिए बता रहा हूँ कि ये हमारी साइड से अब नहीं होगा, अब ये सारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आएगा कि आपके ऊपर मतलब मॉनिटरिंग हो रही होगी फ्रेंचाइज फूड वालों के पास कि आप कौन होते हैं ये एडवाइस करने वाले। उसको आपने मेन्यू दे दिया तो आप उसको एडवाइस एक्स्ट्रा के लिए कोई एडवाइस देने के राइट नहीं रखते हैं, ये आप उसके ऊपर छोड़ देंगे वो किस तरह से इन चीजों को परचेज करेगा, क्या डिसाइड करेगा। तो ये टेम्पटेशन को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्ट होता है। फिर रिड्यूस हमने देख लिया, रीयूज देख लिया, रिफर्बिश एक बहुत बड़ा आर है जिसके जरिए आप जो है ये अपने कस्टमर को यकीन दिलाएं कि आपका जब लैपटॉप थोड़ा सा खराब होने लगे आप फौरन से ले आए, हम उसको एक अच्छे प्राइस में खरीद लेंगे और आपको एक दूसरा नया लैपटॉप दे देंगे प्राइस डिफरेंस से, उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। ये सब कुछ इसी में आएगा फ्रेमवर्क में। क्यों? क्योंकि वो फिर लेके और उसको रिफर्बिश करके उसको भी अच्छी प्राइस पे बेच सकेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ने उसको इतना फैसिलिटेट किया हुआ होगा कि उसके लिए कोई इशू नहीं होगा। इसमें सारी हर जगह पर अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर रीमैन्युफैक्चरर है। रीमैन्युफैक्चर का मतलब ये होता है कि आप उस प्रोडक्ट को मुकम्मल तौर पर डिसअसेंबल करें और उसके बाद जो है रीअसेंबल करें, जैसे कि बड़ी मशीनरीज होती हैं या इवन कि गाड़ियां और मोटरसाइकिल होती हैं, इनको इस तरह से कि एक या दो चीजें उसमें बिल्कुल नाकारा होती हैं तो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये चीज तो बेचना ही है, तो उसमें वो चीजें पूरी करके आप दोबारा से उसको रीमैन्युफैक्चर कर लें नए सिरे से, सब चीजें बना दें। रिवाइव का क्या मतलब है? रिवाइव का मतलब है कि ऐसी चीजें जिसको आप समझते हैं कि अब किसी काम की नहीं है, उसको आप किसी और ऐसे काम में इस्तेमाल कर लें जिसमें मशीनरी का, इन चीजों का इस्तेमाल की जरूरत ना पड़े। और उसमें एक आसान सी बात है कि जैसे यूज्ड क्लॉथ्स जो होते हैं आपके घर में, उससे आप क्लॉथ बैग बना लें। आसान तरीका, ये एक तरीका है, लेकिन ये अब इधर नहीं होगा। फिर मैं वही कह रहा हूँ, आइडियलिस्टिक अप्रोच अब तक थी, अब आ जाएगी ये, वहां पर जाएगी ये इंडस्ट्रीज की तरफ, सप्लाई साइड पे जाएगी। सप्लाई साइड पे कैसे जाएगी कि ये चीज बिल्कुल नाकारा होगी नहीं, नाकारा होने से पहले ही एक मार्केट बनेगी जिसको हम सिम्बियोसिस कहते हैं, जब पूरे सेक्टर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे। जैसे OLX के ऊपर कहा जाता है ना कि जी मेरे पास एक मोबाइल है और इसको मैंने 2 महीने यूज किया है और अब मैं फला जगह जा रहा हूँ ये बेचना है। ऐसे नेटवर्क बन जाएंगे जहां पर ये सब चीजें एक्सचेंज की जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेशन हो रही है। रिप्लेस कर दें, रिप्लेस का मतलब होता है सब्सटीट्यूट हार्मफुल मटेरियल विद सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स, इको फ्रेंडली मटेरियल्स, जैसे कि ये बैम्बू की प्रोडक्ट्स हो गई या वुडन के प्लेटर्स आ रहे हैं रेस्टोरेंट्स में, ये किसकी जगह पर आ रहे हैं? स्टील की जगह पर आ रहे हैं जिसका डिस्कार्ड होना बहुत मुश्किल होता है, या फिर उसके प्लास्टिक की जगह पर आ रहे हैं जिसको तो डिकम्पोज करना ही बहुत मुश्किल है। ये सारी चीजें जो है फिर रेस्टोरेंट के ऊपर भी एक रेट लगेगा कि आपकी अगर सारी अप्लायंसेस ऐसी हैं जो कि इनडिजॉल्वेबल नहीं है, तो फिर आपके ऊपर ये फला टैक्स में ये रेट लगेगा कि उसको हम उसको जो है थोड़ा सा उसका लेवल कम कर देंगे। अप साइकिल और डाउन साइकिल का मतलब ये होता है कि जो चीज थी उससे ज्यादा अच्छी बना दी जाए, जिसमें क्रिएटिविटी लाई जाए, कुछ किया जाए। जैसे कि शॉपिंग बैग एक दौर में था कि शॉपिंग बैग कटिंग करके डोरी बनाकर और उससे आप जो है मुख्तलिफ हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे, लेकिन उसमें एक इशू ये आ गया था कि इधर मशीनें लाना मुश्किल था। इंडिया में ये जो लेस के पैकेट होते हैं, इससे तक वो जो है बारीक डोरियां बना के और उससे चीजें बना रहे हैं। अब ये लगेगा कि ये आइडियलिस्टिक अप्रोच इस वजह से कि कितने बनाएंगे, तो ये जब डिमांड इसकी बढ़ेगी, पूरा ये जो है समझ लें कि ये फ्रेमवर्क, ये एक इकोसिस्टम आएगा ना सर्कुलर इकोनॉमी का, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जो है बढ़ती जाएंगी और फिर इसकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, क्योंकि ये सस्ती हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता सस्ती होती जाएंगी तो आप, जैसे एक मशीन होती है अर्थ डिगर, एक जमाने में ये अर्थ डिगर जो है समझे कि 1 लाख से भी ऊपर की आती थी कि आप मशीन यामाहा के होते हैं, वो जमीन में यूं लगाएं, आप उसको ऑन करें उसकी मोटर को, और वो जमीन को जो ना, अगर जमीन के अंदर कोई कंक्रीट या कोई पाइप नहीं है, वो जमीन को इतना खोद देगा आपके लिए कि आप उसके अंदर आसानी से पौधा लगा दें। अब वो बहुत सस्ती हो गई है, अब कोई भी ले सकता है, इतनी ज्यादा कीमत है हजारों में। लेकिन वो वाली बात नहीं है कि अब आपको इम्पोर्ट कराना पड़े। इसी तरह से सोलर लैंप एक जमाने में इम्पोर्ट करवाए थे, मुझे याद है एक कंपनी ने इधर किसी को देने के लिए, लेकिन अब इधर सोलर लैंप इधर ही बन रहे हैं। हाँ, 30 to 40,000 की ये आ जाती है। ठीक है जी। तो सबसे पहला देखें, अब वो बातें हो गई ना आर और आर की स्ट्रेटेजी, वो कहते हैं कि आप पहले इको डिजाइन ही इस तरह से बनाएं
कि वो आपके कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी पूरी करे, और कस्टमर अपने आप को बड़ा फख्र से माशरे में शो करना चाहता हो, वो सारी चीजें। और उसके साथ साथ वो रीयूज भी हो जाए, शेयरिंग पे भी चले चले जाए। जैसे कि अभी चाइनीज कुछ गाड़ियां आई थी जिसके सामने जो है वो भी था, बोनट भी था, एक कार का भी लुक देती थी, लेकिन पीछे क्या था, पीछे 8 सीटर थे। तो वो दोनों चीजें जो है, वरना तो अदरवाइज कैरी लेके जाएं या हाई रूफ लेके जाएं तो लोग यही कहते थे ना कि वैन लेके जा रहे हो बच्चे उठाने के लिए, तो लोग शर्मिंदा होते थे और जैसे तैसे गाड़ी लेते थे। फिर उसके बाद वो गाड़ियां बहुत तेजी से बिकने लगी, लेकिन खैर फिर उनकी इंपोर्ट के इश्यूज आ गए, उसकी क्वालिटी में कुछ मैटर था। लेकिन वो डिजाइन था, इको डिजाइन था कि आप उसको मल्टीपर्पज कर सकते थे। इसी तरह से कई चीजें हैं जिसको आप मल्टीपर्पज कर सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं, रीयूजेबल कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट का डिजाइन ही शुरू में इस तरह से बनाए कि वो आपके कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे देखे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि सारे लोग इसमें सर्कुलर इकोनॉमी में बिल्कुल जो राह बन जाए, अपने नीड्स को कट करें, नहीं, नीड्स, फैसिलिटीज, लग्जरीज, सारी चीजें पूरी करें, लेकिन क्या हो, उससे वेस्ट जनरेट ना हो। यही मतलब इसकी टेक्निक है, यही इसकी टेक्नोलॉजी है सर्कुलर। ये तो आपने देखे होंगे कि प्रोडक्ट एज ए सर्विस, buyer gains access to the product while the company retains ownership and responsibility for maintenance। ये सिस्टम जिसको लीजिंग भी आप कहते हैं, कि वो प्रोडक्ट की ओनरशिप उसके पास होती है और वो आके चेक करता रहता है कि एक मॉनिटरिंग आपके ऊपर होगी तो आप ज्यादा एहतियात से इस्तेमाल करते हैं, और एक अरसे के बाद फिर वो प्रोडक्ट के राइट्स आपके पास आ जाते हैं। फिर प्रोडक्ट लाइफ मॉडल्स फोकस्ड ऑन प्रिजर्विंग और इम्प्रूविंग यूज प्रोडक्ट्स थ्रू रिपेयर, रिफर्बिशमेंट एंड रीमैन्युफैक्चर। ये इसमें मोबाइल फोन की और इसकी जिंदा मिसाल है लैपटॉप की है कि आप रिफर्बिश करके दे देते हैं। और भी दीगर इलेक्ट्रॉनिक की चीजें अब रिफर्बिश हो रही हैं, पूरी ओल्ड मार्केट्स बनी हुई हैं जहाँ पर ये चीजें रिफर्बिश। इवन के क्लॉथ जो आते हैं आपके पास, ये यूज्ड जो कपड़े आते हैं यूरोप से, उसको अब वो डायरेक्ट वैसे ही नहीं बेचते हैं, बल्कि उनको रिफर्बिश करते हैं, उसकी सिलाई को सही करते हैं, कॉलर को पाकिस्तानी फैशन के हिसाब से चेंज करते हैं, उसके बाद रखते हैं। तीसरे नंबर पर ये चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही हैं। अच्छा, इसमें रेंट आउट की भी चीजें आ गई कि अब आपको बहुत सारी क्लोथिंग जो होती है स्पेशल ओकेजन की, वो भी आप आपको रेंट पे मिल जाती है, सिर्फ इस वजह से कि एक दफा एक जोड़ा लेने का क्या फायदा, जिसका एक दफा बस रखो, या एक दफा या 10 दफा पहनना। तो वो पहले एक खास शोबिस के लोगों के लिए होती थी, अब आम लोग भी इसी शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ये टैक्सी सर्विस हो गई, ये सारी चीजें जो है इसमें शेयरिंग की हो गई। आहिस्ता आहिस्ता दीगर चीजें भी आती जा रही है इसके अंदर, जिसमें शेयरिंग प्लेटफॉर्म हो रहा है। यूरोप में तो वॉशिंग का जो एरिया होता है वो शेयरिंग का एक अरसे से चलता आ रहा है, क्योंकि कन्वीनियंस और उनके ऐसे इस किस्म की कल्चरल और ये ऐसे सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, क्लास डिस्क्रिमिनेशन होती भी है तो उसको इतना ज्यादा महसूस नहीं कराया जाता, तो वो एक एडवांस नेशन है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इधर भी ये चीजें आ रही हैं। लेकिन जब इसके बाकायदा आउटलेट खुलने लगेंगे, जैसे कि अभी है, आप जैसे इन ड्राइव आउटलेट है, लेकिन वो पब्लिक कंप्लेंट की वजह से इतने परेशान है कि इन ड्राइव का कोई भी ऑफिस, फिजिकल ऑफिस पाकिस्तान में नहीं, सारे ऑफिस बाहर हैं। वो कहते हैं भाई मॉब आ जाएगा हमारे पास, अब हम क्या करें। जो कैप्टन है वो अगर बदतमीजी करता है किसी मुसाफिर के साथ या कोई और ऐसी कोई बात होती है, तो अब हम क्या करें, आप ही लोगों में से ड्राइवर हैं, आप ही लोगों में से सवारियां हैं। तो ये सूरत हाल है। अब मैं थोड़ी सी देर खामोश हो रहा हूँ, आप में से कोई सवाल या एड ऑन करना चाहता है लिख के दे, बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, कुछ पार्टिसिपेटरी बनाए इसको। क्योंकि आपकी साइड से आजाद नहीं हो रही, आप बात कर सकते हैं। सर मैं एक बात पूछूं कि जो OLX वगैरह का भी है, OLX भी इसी बेसिस पे बना होगा?
जी देखें, अच्छा हुआ यार वली भाई, 2 दफा आपने सवाल किया तो और मुझे क्लैरिटी इसके अंदर लानी पड़ी। देखें, ये हमें सिर्फ ये जो सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल है ना, इसको समझने की जरूरत है कि ये आना है। वो मैंने जो बताया कि वहां पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो सर्कुलर इकोनॉमी पे हमसे पहले आ जाएगी। जब वो पहले आ जाएगी तो फिर हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि उनको ना रॉ मटेरियल की जरूरत होगी और ना ही हमारी प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी। वो बहुत ज्यादा जब प्रोड्यूस कर रहे होंगे एक ही रॉ मटेरियल को और एक ही प्रोडक्ट के वेस्ट को रीयूज करके, हर स्टेज के ऊपर रीयूज करके, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगी। वो कहेंगे यार मैं आपसे क्यों मंगाऊं, मुझे वैसी प्रोडक्ट इधर मिल रही है। जब इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी और वो आराम से सस्ती बना देंगे। उस वक्त तक हमारे पास इतनी नॉलेज, इतनी समझ होनी चाहिए कि हम अपने बिजनेसेस को और अपनी गवर्नमेंट को बार बार कहें कि आप इस मॉडल को, इस फ्रेमवर्क को वजाहत के साथ बयान तो करें। जो अभी कोई बयान करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ रिसर्च के इदारे हैं जिन्होंने इसको बिल्कुल हाईली, बहुत ही एडवांस डिक्शन के साथ रिसर्च करके, रिसर्च पेपर तो वेबसाइट पर, उस पे रिसर्च गेट पे, स्कॉलर के ऊपर डाले हुए हैं, लेकिन इसको आम अंदाज में लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा। सहाफियों तक, एक्टिविस्ट तक, एकेडमिया तक ये बात पहुंचाई नहीं जा रही कि ये मॉडल मौजूद है, इसको कहीं कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हर बात का इनके पास जवाब है। तो हमारा काम ये नहीं, ये जैसे आर्क है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है, लेकिन एक हद तक है, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। कम्युनिटीज को हम कुछ नहीं कर सकते। गरीब आदमी वो कहेगा मैं तो वैसे ही बहुत ही, ये जो महंगाई की वजह से पिसा हुआ हूँ और आप मुझसे ये बात कर रहे हैं कि अब मैं क्वालिटी की प्रोडक्ट खरीदूं। हाँ, जब उसके पास क्वालिटी की ही प्रोडक्ट आएगी तो फिर वो 10 चीजें थोड़ी खरीदेगा, वो एक चीज खरीदेगा। मतलब वो फिर उसको एहतियात से इस्तेमाल करेगा, इतना रफली इस्तेमाल नहीं करेगा उसको। उसको हैंडल जैसे किया जाता है किसी भी चीज को, उस वैसे हैंडल नहीं करेगा। जब क्वालिटी प्रोडक्ट आएगी तो हमें कम यूज करना होगी। कम यूज करेंगे तो हमें लोग जो है हंसेंगे हम पे कि तुम 3 दिन से एक ही जोड़ा पहने हो। उसको हम क्या बताएंगे कि ये बहुत महंगा है जी, इससे हम अपना डिफेंस तो नहीं कर सकते। हाँ, जब सस्ते कपड़े ही नहीं मिलेंगे, उसके ऊपर रेड हो जाया करेगा घटिया क्वालिटी के जिसमें प्लास्टिक मिला हुआ होता है, जो कि गर्मियों में पहनो तो सख्त गर्मी लगती है, सर्दियों में पहनो तो सख्त सर्दी लगती है, लेकिन नए रंग के, नए डिजाइन के लोग पहन के चल रहे होते हैं। तो वो चीज गवर्नमेंट की साइड से खत्म होगी। हम कितने लोगों को समझाएंगे कि नहीं आप इस बात की फिक्र नहीं। तो ये पूरे लेक्चर का मकसद ये है कि इस मॉडल से हम फेमिलियर हो कि इसमें कोई लूप होल नहीं है, ये कोई ख्याली बात नहीं है। अगर इसको सप्लाई साइड से इम्पोज किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसको इन्फोर्स किया जाएगा। हाँ, डिमांड साइड से, मतलब लोगों से कहेंगे, जैसे लोगों से हमने कहा है ना, आप तो इसके आई विटनेस हैं। कितनी दफा कोशिश हो चुकी प्लास्टिक के थैलियों पे बैन की। किसको जाके पकड़ते, दुकानदार को, सब्जी वाले को कहते हैं ओए हटाओ इसको, हम छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई, आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स लगा दें, उनको भी अरेस्ट नहीं करें, उनकी भी फैक्ट्रीज को बंद नहीं करें, आप टैक्स लगा दें कि वो फ्री में बेच ही नहीं सकें इसको, मतलब सस्ते दामों में बेच ही नहीं सकें। एक एड ऑन के तौर पे होती है ना वो थैली, तो कि आप ये सौदा खरीद रहे हैं, ले मैं आपको ये थैली में डाल दूं। तो वो कहेगा नहीं जी, मैं नहीं दे रहा आपको, फ्री में नहीं दे रहा, पैसा मिलेगा। 2 दिन झगड़ेगा कंज्यूमर, 3 दिन क्या वो सब्जी खरीदना ही बंद कर देगा, वो फिर कपड़े का थैला लेकर आएगा। तो ये हमें चक्कर दिया जा रहा है कि लोगों को चाहिए कि लोग ख्याल करें। नहीं, लोगों को नहीं, बिजनेसेस को और गवर्नमेंट को चाहिए कि ख्याल करें। वो लेकर आए पॉलिसीज, वो लेकर आए मैकेनिज्म, ला रहे हैं ना मैकेनिज्म। जिन जगहों पर जरूरत हो रही है, क्या कार्बन क्रेडिट का मैकेनिज्म लेकर आए हैं ना, कि कार्बन, अभी ग्रीन फाइनेंसिंग का लेकर आए हैं। पूरा एक जो है गाइडलाइंस बनी है कि बैंक किस तरह से देखेंगे कि ये माहौल दोस्त प्रोजेक्ट है या नहीं है, और उसको वो फाइनेंसिंग करेंगे। तो पूरा क्राइटेरिया दिया गया है। क्यों? पेरिस एग्रीमेंट पे साइन किया है, उस वजह से हम मजबूर है कि ये सारी चीजें कंप्लाई करें। सर्कुलर इकोनॉमी का कहीं जिक्र नहीं है पेरिस एग्रीमेंट में, लेकिन यूरोप में ये जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अमेरिका में जा रहे हैं, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रक्चर है, बेहतरीन स्ट्रक्चर है उनका इकोनॉमी का, पूरी सप्लाई चेन का। हो ही नहीं सकता कि आपको पता ही ना चले कि ये चीज कहाँ बन रही है और जो है कहाँ बिक रही है। एक एक चीज जो है उसको रडार के ऊपर आई हुई होती है कि फला फैक्ट्री से इतनी चीजें बनी और इन एरियाज में इतने दामों फरोख्त हुई। एक एक चीज डॉक्यूमेंटेड, वो फौरी तौर पे चले जाएंगे। फिर हम वही बात किया करेंगे जो आप कर रहे हैं कि जी इंडस्ट्रियलाइज नेशन ने एमिशन ज्यादा किए हैं, इसलिए अब हमें वो पैसे दो। वो बात सही करता है ट्रम्प, कहता है तुमने तरक्की नहीं की थी तो उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है भाई। तुम भी तरक्की करते ना, तुम तो उस वक्त लड़ रहे थे आपस में, मुख्तलिफ छोटे छोटे मसाइल के ऊपर लड़ रहे थे। कहीं अपार्थीड बने हुए थे, कालों से नफरत हो रही थी, कहीं मुख्तलिफ
और वजूहत थी जिसका तो मुझे जिक्र करते हुए भी डर लगता है, इतनी तो घुटन है हमारे माशरे में, उसका मैं क्लियर जिक्र नहीं कर सकता खौफ की वजह से। उसकी बुनियाद पर हम तकसीम टुकड़े टुकड़े, तो उस वक्त क्या हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते, तो वो ट्रम्प की बात सही। तो अब वही बात है समझाने की कि इस मॉडल को हम कम से कम जान लें अच्छी तरह से। मैं तो सीरियसली इसके ऊपर एक लेंथी कोर्स शुरू करना चाह रहा हूँ, बशर्ते कि उसमें आए तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा और उसके बाद ये सर्कुलर इकोनॉमी भी पढ़ाऊंगा, ये दोनों चीजें पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो इस तरह का कोई डिजाइन हो कि उसके सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू हो, आप समझ जाए कि किसी के साथ कोलैबोरेशन करके कुछ करके मैं इस कोर्स को लोगों को बड़े पैमाने के ऊपर समझाना सिखाना चाहता हूँ, ताकि जब भी वो कहीं पर इकोनॉमिक इस सेक्टर के अंदर कहीं बात करें, बिजनेस सेक्टर में बात करें, तो उनसे कहें आप अभी तैयार कर हो जाएं जल्दी से। आप इसी में अटके ना रहे कि एमिशन कम करके मेरी जान छूट जाएगी, आगे ये आ रहा है बहुत बड़ा। ये है जी सर्कुलर सप्लाई चेन, एंड ये है जी मैडम नसरीन जो आपने कहा ना OLX, इसको कहते हैं जी इंडस्ट्रियल जी अच्छा सिम्बियोसिस। इंडस्ट्रियल सिम्बियोसिस, ठीक है ना। ये एक ऐसा नेटवर्क होगा जिधर आपने एक चीज खरीदी, मिसाल के तौर एक चीज बनाना शुरू किया, आपकी फैक्ट्री है, आपने 100 समझे के सोफा सेट बनाना शुरू किया, तो आपने उसी दिन डिक्लेयर कर दिया कि मैंने 100 सोफा सेट बनाने हैं। उस 100 सोफा सेट बनाने के बाद मेरे पास इतने टन एक्स्ट्रा कॉटन, इतने टन या इतने मन जो है वुड जो है वो एक्स्ट्रा बच जाएगी, उसकी लेंथ ये होगी, इसकी क्वालिटी ये होगी। जिसको भी चाहिए वो मेरे पास आके बिड कर ले, ताकि मैं उसको अभी से एडवांस में उसको वो फरोख्त करूँ, ताकि वो जो दूसरा फर्द होगा उससे फिर वो चिक बोर्ड या छोटी कोई चीजें बनाने की काम शुरू कर देगा। जो एक्स्ट्रा जो कॉटन बचेगी उसको, उससे फिर वो पिलो और दीगर चीजें बनाना शुरू कर देगा। इस तरह से इंडस्ट्रियल सिम्बियोसिस कहते हैं, एक नेटवर्किंग होगी, अलग अलग चैनल बने हुए होंगे और उसको फैसिलिटेट करने वाले चार्ज कर रहे होंगे, जैसे OLX वाले चार्ज कर रहे होते हैं कि आप जो है डिसेबल नहीं कर सकते उन वहां के इश्तहारात को, आप फैसिलिटी तो ले सकते हैं लेकिन डिसेबल नहीं कर सकते। तो ऐसा सिस्टम होगा तो वहां पर आप अंदाजा कर लें कितने प्रोडक्ट के इश्तहारात भी लगा करेंगे, जिनको फौरी तौर पे कोई भी रॉ मटेरियल फरोख्त करना होगा जो कि इजाफी बच गया होगा, या जो है रिफ्यूज या लेफ्ट ओवर फरोख्त करना होगा, या वेस्ट फरोख्त करना होगा। वो सारी चीजें इंडस्ट्रियल सिम्बियोसिस उसको कहेंगे कि वो इंट्रोड्यूस कराएगी, फिर गवर्नमेंट कराएगी। हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें सिवाय इसके कि इस चीज को अच्छी तरह से जान लें। हाँ, थोड़ा सा अपने लेवल के ऊपर कुछ चीजों के इस्तेमाल में थोड़ा एहतियात करें, कम इस्तेमाल करें, क्वालिटी चीज खरीदना शुरू करें, बहुत जिंदगी चेंज हो जाती है। मेरा तो ये अमली तजुर्बा है कि क्वालिटी चीज के ऊपर आ जाए तो आप जो है, मतलब अभी मैंने जो मेरे पास लैपटॉप है, ये 2 साल से मुझे कहीं जरूरत नहीं पड़ी ले जाने की, मतलब इस क्वालिटी का मैंने पहले ही खरीद लिया था कि बेफिक्री के साथ उसको चला रहा होता हूँ, ना कहीं कुछ चेंज कराने के लिए ना रिपेयर करने। दूसरा है क्लोज लूप सप्लाई चेन। सप्लाई चेन को आप लाइन की सूरत में नहीं, वही सर्कल में जो हमने देखा था, वही बटरफ्लाई डायग्राम में, कि हर चीज घूम के दूसरा जो जरूरतमंद है उसके पास पहुंच जाए, कि उसके पास जो लेफ्ट ओवर हो वो आगे बता, उसको पता हो ये कहाँ फरोख्त करना है दूसरा। जैसे हमारे यहाँ ये कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, वही डिमोलिशन की इंडस्ट्री है, जबकि ये नहीं होता, क्योंकि डिमोलिशन की इंडस्ट्री जो होगी वो बिल्कुल जस्टिफाई करके डेबरी जो होगा, जो क्या मलबा होता है, उसमें से अलग अलग चीजें निकालेगी कि ये चीजें इन्हीं को जो इधर कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो इमारत तोड़ी है, इनको दी जाएगी। ये वाली जो है कोई इंडस्ट्रियल कोई स्टेट के अंदर कोई चीज बन रही है, उसमें वाला मलबा वहां दिया जाएगा, सेग्रीगेट करके देंगे। अब तो वो आता है ठेकेदार और सबसे पहले वो पुराना मकान तोड़ता है, उसी के चूरा करके और वो बुनियादों में डालता है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जो मकान थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस वजह से कि उसने बुनियाद में हर चीज डाल दी थी, उसमें से कुछ चीजें गल जाती हैं, वो गैप आ जाता है बुनियाद के अंदर, उसके बाद वो फिर परेशान होते करते। तो ये एक बाकायदा समझ लें कि क्वालिफाइड डिमोलिशन इंडस्ट्री होती है, जिसको मालूम होता है कि कौन सी डेबरी कहां पर जाके सेल होगी। ये सारा क्लोज लूप सप्लाई चेन के अंदर होगा। ये है जी बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट भी है और एनवायरमेंटल बेनिफिट भी है और क्लाइमेट बेनिफिट भी। GHG एमिशंस कम हो जाएंगी। वो रॉ मटेरियल जिसको आपको प्रोसेस करने में 10 टन GHG एमिट करने होती थी, वो आप 5 टन में हो जाएगा, 2 टन में हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, इस तरह से होगा। दूसरे नंबर पर जॉब्स क्रिएट होंगी, हर जगह पे आप रिफर्बिश की इंडस्ट्री लगा रहे हैं, रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री लगा रहे हैं, रीयूज के लिए उसको जो है थोड़ा सा अप साइक्लिंग उसकी कर रहे हैं, जो काम भी कर रहे हैं उसमें नई नई जॉब्स क्रिएट होंगी। रॉ मटेरियल कंजम्पशन, आपके रॉ मटेरियल जो कि आप इसको कहते हैं अर्थ ओवरशूट, कि हम जो है
एक साल में अर्थ के जितने जराए इस्तेमाल करना है, आम तौर पे अनाउंस हो जाता है, बाकायदा सोशल मीडिया पे आता है कि हम अर्थ ओवरशूट कर चुके हैं। मतलब 7 या 8 महीने में हम जितने जराए 8 अरब लोगों को इंसाफ के साथ जमीन से, दुनिया से निकाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, उससे 1 गुना, कभी आधा गुना, मतलब 1.5 गुना ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। वो उस दिन फिर पूरा जो है ना डिटेल बताई जाती है कि अजी अर्थ ओवरशूट हो गया, तो वो हम रॉ मटेरियल कंज्यूम कम करेंगे, ये हमें बेनिफिट होगा इसका। ये बैरियर्स हैं जो हम कहते हैं ना, मार्केट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारे पास तो जीरो है इसको सपोर्टिंग, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी जो मार्केट का फ्रेमवर्क है उसमें ही बहुत ज्यादा लूप हो गई, तो बहुत पुराना है। दूसरा, रेजिस्टेंस आती है हमारे हर मार्केट मैकेनिज्म, हर फ्रेमवर्क में डिजिटाइज करने में जो रेजिस्टेंस आती है वो 2 ताकतों की तरफ से आती है। एक वो जो उसके बेनिफिशियरी हैं, और दूसरे वो जो उस पर कंट्रोल रखेंगे जब तक के वो डिजिटाइज नहीं होगा। जैसे ही डिजिटाइज होगा, और वो ज़ाहिर है सीनियर लॉट है, 50+ के लोग हैं, वो कंप्यूटर के इतने मास्टर नहीं है, इतने फेमिलियर नहीं है, वो बार बार अपने असिस्टेंट के ऊपर तो रिलाय नहीं करेंगे ना। अभी तो वो जैसे स्टॉक मार्केट के जो पुराने ब्रोकर है, वो तो उंगलियों के ऊपर हिसाब लगा के बता देते हैं कि कौन सा शेयर गिरने वाला है और कौन सा कम होने वाला है। यंगस्टर्स बैठे हुए अपने उसके ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, प्रिडिक्शन उनकी भी सही होती है, लेकिन वो अपने तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर बाज़ दफा उनसे ज्यादा अच्छी प्रिडिक्शन कर लेते हैं। तो ये पूरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो उसके डिजिटाइज करने के लिए, मतलब इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए रेजिस्टेंस इसी वजह से आती है कि जो फर्द, मतलब जाहिर है हमारे और भी बहुत सारी बुराइयां हैं कि कोई शेयर मांगता है उनसे, वो कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, कोई बड़ा अफसर भी हो सकता है, उसको वो घुमा देंगे, चक्कर दे देंगे डिजिटाइज के ऊपर, तो पता ही नहीं चलने देंगे कहाँ पर क्या हैंकी पैंकी हुई है, क्या गड़बड़ हुई है। तो इस वजह से ये रेजिस्टेंस हमेशा रहेगी जब तक के हमारे जैसे लोगों की आवाजें ना उठे कि भाई इसके अलावा कोई आपके पास कोई चॉइस नहीं है, अगर आप दुनिया में एक और शॉक बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि आपने क्लाइमेट चेंज को बर्दाश्त किया। कि अब हम देखें ना, हम बड़े फख्र से कहते हैं कि मोस्ट वल्नरेबल में से हम मोस्ट वल्नरेबल इसलिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही वो 100 साल पुराना है। इरिगेशन सिस्टम और रेलवे सिस्टम हमारा अंग्रेजों का बनाया हुआ, उसी के ऊपर लेके चल रहे हैं। हमने क्यों नहीं उसको दोबारा से बनाया? हमें इतनी एहलियत नहीं है। एहलियत मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट मैं कोई कह रहा हूँ कि सियासतदानी हो, हमारे अर्बन प्लानर, हमारे प्लानर, वो सारे के सारे लोग उनमें से किसी में इतनी एहलियत नहीं है कि वो ऐसा विजन रखें और उसको चेंज करें, जिसको रेट्रोफिट कहते हैं, कि सिस्टम चलता रहे और वो उसको जो है सिस्टम चलता रहे और उसको चेंज भी करते रहे। इसको रेट्रोफिट की टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो कि अभी गाड़ियों में भी इंट्रोड्यूस कराई जाएगी और मोटरसाइकिलों में भी इंट्रोड्यूस कराई जाएगी, ताकि हम इलेक्ट्रिक की तरफ। लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स हमारे पास जो हैं, उसके ऊपर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स होते हैं, एमिशन स्टैंडर्ड होता है, वो अभी इनिशियल फेज में है। लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। मकसद ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स बहुत ज्यादा हैं कि कहीं पर तो एक बेहतरीन रोड बना हुआ है और उसके बाद अचानक से रोड की हालत बुरी है। अब आप क्या करेंगे? क्या वहां तक के लिए एक बेकार गाड़ी लेकर आएंगे, कोई शॉक ऑब्जर्वर ज्यादा हो उसके, या वहां आप चेंज करेंगे गाड़ी को, क्या करेंगे? ये मुख्तलिफ, ये तो एक छोटी सी मिसाल दी, इसके अलावा बहुत सारी चीजों के अंदर ऐसे गैप्स है। तो ये हमारे बैरियर्स हैं। लेकिन देखें, इसमें फिर आ रहा है कि वही 4 पॉइंट है। गवर्नमेंट एक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, सिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है। एक दिन में नहीं हो सकता, आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें। पहली चीज तो ये कर दें कि जी प्रोडक्ट डिजाइन आपको गवर्नमेंट से अप्रूव कराना होगा, और उसके लिए ऐसे माहिरीन अभी से आप प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, मास्टर्स करा दें, इंट्रोड्यूस अपनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, चले प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करा दें, जिसमें प्रोडक्ट डिजाइन के ऊपर जो है ना मास्टर्स या BS हो, या उसका एक मेजर सब्जेक्ट हो प्रोडक्ट डिजाइन के ऊपर, जिसको इको प्रोडक्ट डिजाइन आप कहें, कि वो इस तरह से बनाई जाए कि उसका लाइफ साइकिल बहुत तवील हो, और वो जब वेस्ट बने तो वो खुद एक प्रोडक्ट बन जाए। इस तरह के प्रोडक्ट डिजाइन बनाए। उसमें हम क्या करेंगे? सिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे एक एक चीज लेके चलते जाएं, और साथ साथ फिर पब्लिक एंगेजमेंट भी रखें, कि पब्लिक को भी कहें कि आप इसको एक्सेप्ट करें, ये रियलिटी है, ये हम भी काम करेंगे। मतलब एक्टिविस्ट हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, खास तौर पे ये दो। कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि झंडा लेके खड़ा होना है और जाके नारे लगाना है। जितने लोग हैं उनको जब आप समझ जाएंगे, तो जैसे मैंने समझा हुआ है इसको, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे समझा रहा हूँ जैसे मुझे अभी कोई बिजनेस शुरू करना है। हालांकि ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है जब तक ये लोग समझेंगे नहीं, ये बात आम नहीं होगी,
मतलब मैंने अभी सर्वे किया, किसी यूनिवर्सिटी में सर्कुलर इकोनॉमी के नाम से कोई सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता। अगर आप में से कोई जानता है पढ़ाया जाता है तो आप पार्टिसिपेट करें। जी तो ये हो गया जी, ये बुनियादी चीज हो गई। 7:33 वैसे भी हो गए। कोई जरूरी सवाल हो, हमारे जो गेस्ट आए हैं उनका बहुत शुक्रिया। मतलब एक तो हमारे ये बैच के लोग हैं, उनके अलावा उनका बहुत शुक्रिया, वो तशरीफ लाए। अगर कोई सवाल पूछना है या कोई कमेंट देना है, कोई वैल्यू ऐड करना है तो जल्दी से आप जरूर ऐड करें उसके बाद, ताकि हम जो है इसको वाइंड अप करें। तो सॉरी, मैं बहुत सारी बातें सवाल कर लेती हूँ, पता नहीं अब अच्छा लगता है या नहीं इस तरह, लेकिन आप ये बताएं कि जो हमारे डॉलर स्टोर है वो भी मुझे लगता है 3/4 ऑफ द आइटम्स आर रिसाइक्लेबल। आप क्या कहते हैं इस पे? रिसाइकल्ड है मतलब? आपका कहना है जितने भी प्रोडक्ट्स हैं टोटल वो सब रिसाइकल्ड है? ज्यादातर थ्री थ्री क्वार्टर या हाफ जो होते हैं उसमें मटेरियल्स ऐसा लगता है नहीं जैसे देखें, हाँ रिसाइकल होके आए वो, हुए हैं। हाँ इनफॉर्मल इंडस्ट्री में ना, इनफॉर्मल इंडस्ट्री तो हमारी बहुत बड़ी है रिसाइकलिंग, हम तस्वुर नहीं कर सकते। यानी मतलब आप देखें ना, ये जानवरों के जो स्पेयर पार्ट्स हैं इनसे वो बनाया जा रहा है, ऑयल बनाया जाता है। ये जो इतने मैं सस्ते जो डॉलर स्टोर आपको, की बात करी, डॉलर अच्छा स्टोर की डॉलर बात स्टोर, करी हाँ खासकर। हाँ हाँ डॉलर स्टोर भी बिल्कुल। डॉलर स्टोर में भी ज्यादातर वही होते हैं, $1 का जो वो बात करते हैं ना, हाँ बिल्कुल उसमें भी यही सूरत हाल है कि रिसाइकल्ड चीजें ज्यादातर होती हैं। बस उनको बताना चाहिए कि ये रिसाइकल्ड है, अगर नहीं बता रहे हैं तो फिर वो बददियानती कर रहे हैं। बस सारा मसला ये है कि वो बताते नहीं है, ये है सूरत हाल। बाकी और कोई साहब, और कोई सवाल कोई पूछना चाहें? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है आप लोग? जी वालेकुम अस्सलाम जी, गिल साहब। आपने वो बात की जो इकोनॉमी, मैंने उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है जो ई वेस्ट है, आपने हाँ रिफर्बिश्ड कंप्यूटर इसका बात की। वेस्ट जो है स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज है, लाइक हम हैं एशिया में या अफ्रीकन स्टेट्स हैं, तो वो बहुत बड़ा बिग चैलेंज है। इसको टैकल करने के लिए आज तक कोई सदेबाब नहीं किया गया। फिर उस ई वेस्ट की जो चिप्स के अंदर जो गोल्ड निकालने का वो एक फिनोमेना समझा जाता है, या उसके चक्रों में हम मेल्टिंग करते हैं और जितनी भी हैवी मेटल्स हैं इनके फ्यूम्स जो इनहेल होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सर्कुलर बिल्कुल इकोनॉमी में वो आप बात ठीक है कि हम पार्ट्स को तो एज इट इज यूज कर सकते हैं, मतलब ओल्ड कंप्यूटर की रैम निकाल के नए में डाल देते हैं, लेकिन इस ई वेस्ट को डंप कहाँ पे करना है? और ये जो डंपिंग साइट्स हैं, हम तो फिर डंपर्स बन गए, तो यहाँ पे तो सॉइल पॉइजनिंग और जो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हो जाएंगी हैवी मेटल के कंटेंट। जी बिल्कुल, कंसर्न आपका बिल्कुल सही है। देखें जी, अब हम इसके पूरा ओवरऑल लेके चल रहे हैं सर्कुलर इकोनॉमी को। जब ये सर्कुलर इकोनॉमी अपना काम करने लगेगा ना अब्दुल करीम, तो फिर ये हमारे वो एक स्टेज ऐसा आएगा जो जल्दी नहीं आएगा कि हमें ये ई वेस्ट वेलकम ही नहीं करेंगे। हम कहेंगे नहीं जरूरत हमें जी, हम खुद रिफर्बिश कर रहे हैं अपने लैपटॉप को, हम उसको अपसाइकिल कर रहे हैं। जो लेटेस्ट मॉडल का मतलब 15 जनरेशन को हम 18 जनरेशन का बनाना जान गए हैं, क्योंकि हमारे पास फिर ये पूरा जो है यही बटरफ्लाई डायग्राम के तहत ऐसा काम हो रहा होगा कि हमें कोई भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हम इधर ही। और फिर हमारे जो स्किल्ड वर्कर हैं इतने माहिर हो जाएंगे कि वो बनाने लग जाएंगे, तो फिर सॉर्टिंग होगी ई वेस्ट की। अब तो आंखें बंद करके, मतलब ये जो कपड़ा जिसको लुंडे का कपड़ा कहते हैं, ये जो है कैसे आती है, ये बड़ी बड़ी जो है वही बंडल क्या गांठे बनाकर और उसको भेजा जाता है ना बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर। फिर सॉर्टिंग होगी। कुछ ममालिक ने भी ये शर्त रखी है, कहा है जी ऐसे थोड़ी कोई आप सब कुछ दे देंगे और हमारी किस्मत की उसमें से क्या कुछ अच्छा निकलेगा, आप इसको सेग्रीगेट करके दें। उसके ऊपर बड़ा रेजिस्ट हो रहा है और आप हैरान होंगे, अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो जो करें सेग्रीगेट। तो इसी तरह से ये ई वेस्ट आएगा तो हम कहेंगे नहीं जी, ऐसे थोड़ी आपने आप इसको जो है इसके ऊपर एनओसी लेंगे। जो इंपोर्ट करा रहा होगा कहेगा एनओसी लेंगे। जिस दिन आपका माल आएगा इंपोर्ट का, हमारा बंदा आएगा चेकिंग करेगा और उसके पास ऐसे डिवाइस होंगे वो 1 मिनट में चेक कर लेगा 10,000 या 5,000 जो भी डिवाइसेस आएंगे। उसी वक्त उसको पेनलाइज किया जाएगा कि इसको वापस भेजो। आप कहो अपने वहाँ के एक्सपोर्टर को या जो वहाँ का सेलर है उसको कहो कि जी मैंने इधर अपनी गवर्नमेंट से फ्रॉड किया था, मैं अपने रूल के ऊपर
पूरा नहीं उतर रहा हूँ, बल्कि उसकी जरूरत ही नहीं आएगी। इधर से जब एनओसी जाएगी तो वो एक कॉपी उसको सेलर को भेज देगा कि हमने इनको इन टर्म्स एंड कंडीशन पे जो है दिया है कि 70% काम करने के काबिल होगा वो लैपटॉप जो आप भेज रहे हैं रिफर्बिश करवाने के लिए इधर ई वेस्ट को। तो ये स्टेज आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। मैंने कहा ना कि ये एक दिन वाला काम नहीं है, ये सिर्फ हमें समझने की जरूरत है कि सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ अभी थे नहीं आप, शुरू में लेट आए हैं। सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि यूरोप और अमेरिका हमसे पहले आ जाएंगे, फिर हम दोबारा रोते बैठेंगे कि जी यूरोप ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो है ज्यादा एमिशन की थी, अब वो हमें पैसे देगा। कैसे पैसे देगा भाई, हमने क्यों नहीं की थी? हम तो गुलामी में पड़े हुए थे उसमें, हमने तो इस्तकबाल किया था ना अपने आकाओं को, हम गुलाम बने हुए थे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा। इस वजह से हम अब हम कह रहे हैं तो क्योंकि हम तुम्हारी गुलामी में चक्कर में आ गए थे, आपस में लड़ गए थे, गद्दारियां की थी, गेट खोल दिए थे अपने शहरों के, इस वजह से अब तुम ऐसे करो हमें पैसे दो ताकि हम अपनी एमिशन, अपने जो रेजिलियंस और एडेप्टेशन का काम कर सकें। तो ये अब दूसरी बार ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें मतलब आप हैं या दूसरे लोग हैं, आप कम से कम ये सोशल मीडिया पे कहें कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो सर्कुलर इकोनॉमी पढ़ा रही, इसलिए नहीं पढ़ा रही कि इकोनॉमिक यूटिलिटी नहीं है। एम्प्लॉयर पूछ रहे ही नहीं है अभी कि आप सर्कुलर इकोनॉमी में भी आपने सब्जेक्ट लिया था। तो कम से कम फिर लोगों को बार बार ये बातें बता के कि आगे जाके इसी मॉडल पे हमें जाना है। हर 200-300 साल के बाद एक इकोनॉमिक सिस्टम फेल होता है और एक नया इकोनॉमिक सिस्टम आ जाता है। ये अभी पहली दफा हुआ कि एक इकोनॉमिक सिस्टम जो कि रिएक्टिव था, सोशलिज्म, वो आया कैपिटलिज्म के मुखालिफ में। लेकिन उसके साथ पॉलिटिकल डिवाइड इतनी ज्यादा हो गई, जिसको कोल्ड वॉर हम कहते हैं, कि वो खौफजदा हो गया यूएस या यूएस के अमीर तरीन लोग, कि उन्होंने कहा कि इसको जो है पॉलिटिकली जो है इसको फेल करेंगे, और उन्होंने पॉलिटिकली फेल किया कि सख्ती हो गई कि रूस जा नहीं सकते आप, चाइना की बात नहीं कर सकते उस दौर में जब सख्तियां थी तो, और आप कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ सकते, फैज अहमद फैज का नाम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये इसी मसावात की बात कर रहे थे कि हर इंसान का बुनियादी हक है कि ये चीजें मिले। वो नहीं है ना अब हमारे पास, तो उसकी तरफ पहले खौफ था उनका, कम्युनिज्म का, कि उस खौफ की वजह से मिनिमम चीजें, मिनिमम वेजेस ज्यादा हुआ करती थी। अब मिनिमम वेजेस देख लें, बाजार तो ज्यादा है लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि वो मिनिमम वेजेस कम है, क्योंकि वो कोलैप्स हो गया। अमेरिका ने या यूरोप ने, वेस्ट ने इतना भरपूर उससे नेटो की अफवाज ने उसको इस तरह से फेल किया कि उन्होंने या तो उससे तौबा कर ली या फिर अपने आप को रिफॉर्म लेकर आ गए चाइना की तरह, और आहिस्ता आहिस्ता। तो अब ये दूसरा एक सिस्टम आ रहा है सर्कुलर इकोनॉमी का, लेकिन ये वो सिस्टम है जिसका यूरोप में भी प्रेशर आ रहा है। यूरोप में प्रेशर आ रहा है तो यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतरीन है कि वो आसानी से इसके ऊपर चले जाएंगे। जब आसानी से चले जाएंगे तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। टोटल जो हम एक्सपोर्ट और हमारे फॉरेक्स रिजर्व और ये चीजें हम जो कहते हैं ना, ये हमारे बहुत कम हो जाएंगे। फिर हम दोबारा से जो है ना परेशान होकर बैठेंगे कि अब आप हमारी मदद करें। फिर यूरोप और अमेरिका, ये इतनी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है। लेकिन अभी कम से कम ये हुआ है कि रिसर्च की हद तक कुछ रिसर्च हो रही है पाकिस्तान में। अभी बाकायदा इसको सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस, मुझे नहीं मालूम, अगर आपको मालूम हो तो आप जरूर मुझे बताना, खासतौर पे जो यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, कि ऐसा कहीं पर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूँ इधर कराची की यूनिवर्सिटीज में कि भाई एक सब्जेक्ट ये भी आप रख लें इकोनॉमिक्स के अंदर, ताकि इसके अंदर भी कोई बात नहीं। हाँ, रिसर्चर्स हैं, कुछ इदारे हैं जो इसके प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। SDPI है, वो इसकी सपोर्ट कर रहा है सर्कुलर इकोनॉमी की, बाकायदा इसके ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर या गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन के लेवल पे, जो कि तालीम की फैसिलिटेशन है ना गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने अलाउ किया, वहां पर ऐसी कोई बात नहीं। तो ये उसकी वजूहत हैं। अदरवाइज ये फिर हमारे पास एक जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा कि कोई भी चीज आएगी तो ऐसी नहीं आ जाएगी कि उसमें से आधे से ज्यादा कचरा निकल गया या 2 साल के बाद वो सबके सबके जाएंगे। जी ठीक है जी, स्टॉप कर दूं मैं इसको, रिकॉर्डिंग को। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो हमारे जीमेल से आए हैं उनको मैं जीमेल के जरिए दे दूंगा, और लिंक इसका सोशल मीडिया पे भी शेयर कर देंगे। और बाकी हमारे जो बैचमेट हैं उनको तो